बहुत सारे बच्चे गायब हो रहे हैं आजकल मेन क्लासेस में। चलिए, तो लास्ट क्लास में हमने आपको बताया था कि हमारी जो वैदिक एस्ट्रोलॉजी है उसके 3 स्तंभ हैं। 3 स्तंभ कौन से हैं? एक तो प्लेनेट है, दूसरा सोर्स है, तीसरा सॉरी, एक पहला प्लेनेट है, दूसरा नक्षत्र लॉर्ड है, तीसरा सब लॉर्ड है। ये 3 लोग हैं जो सारे के सारे केपी को और हमारी लाइफ के इवेंट को कंट्रोल कर रहे हैं। एक प्लेनेट लॉर्ड, दूसरा राशि लॉर्ड और तीसरा स्टार लॉर्ड, सब लॉर्ड। ठीक है, ये हमने लास्ट क्लास में बताया था। इसमें किसी को कोई भी डाउट है अभी भी? नहीं, यहाँ तक तो ठीक है। अच्छा, ठीक है। मेरी स्क्रीन सो रही है सभी को? मेरी स्क्रीन सो रही है? जी। ठीक है। तो देखिए, लास्ट क्लास में तो हमने जो बताया था वो बताया था। अब हम नेक्स्ट स्टेप पर पहुंचते हैं। नेक्स्ट स्टेप का मतलब ये है कि केपी में जो चार्ट हमने आपको बताए थे, ये केपी में कौन से होते हैं? 2 चार्ट होते हैं। एक होता है राशि चार्ट, दूसरा होता है केपी चार्ट। और कल बहुत सारे लोगों ने कहा था कि सर हमें इसके पीछे का कैलकुलेशन बताइए, ये बताइए, वो बताइए। तो देखिए, बिल्कुल मैं इसके पीछे का कैलकुलेशंस बताऊंगा और मैं आपको सबलॉट लेवल तक भी बताऊंगा कि सबलॉट कैसे बनता है। ठीक है, बट उसके लिए ना मैं आज टाइमिंग नहीं निकाल रहा हूँ, क्योंकि उसके लिए मुझे थोड़ा सा अपना पेपर वर्क करना पड़ेगा। मुझे पहले से थोड़ा तैयारी करनी पड़ेगी। तैयारी का मतलब है कि आपको कैलकुलेशन दिखाने पड़ेंगे, और यदि मैं आपके सामने कैलकुलेशंस करूंगा तो बहुत ज्यादा टाइम ले लेगा वो। तो उसके लिए ना हम लास्ट की जो 2 क्लासेस है, मतलब कल से हम वो चीज पढ़ेंगे। ठीक है, उसमें केवल कैलकुलेशन बताऊंगा मैं कि कैसे कैसे कैलकुलेशंस होते हैं। आज मैं आपको ये बता रहा हूँ कि केपी स्टार्ट करने से पहले जो बेसिक्स चीजें होती हैं एस्ट्रोलॉजी की, वो क्या क्या होती हैं, देन फिर हम केपी में आएंगे। तो देखिए, जब हम बेसिक एस्ट्रोलॉजी की बात करते हैं, देखिए जिन्होंने मेरे साथ बेसिक एस्ट्रोलॉजी का कोर्स किया है तो उनके लिए तो बहुत अच्छा है कि उनको तो पता ही है ऑलरेडी। लेकिन जो नए हैं, जिन्होंने कोर्स नहीं किया हुआ है, तो उनको एक बार रिवाइज कराते हैं हम यहाँ से। तो देखिए, जब हम राशि चार्ट की बात करते हैं, जो कि हमारा वैदिक एस्ट्रोलॉजी का पार्ट है, जब हम राशि चार्ट की बात करते हैं तो राशि चार्ट कैसे बनता है? राशि चार्ट बनता है आपके 12 राशियों से। 12 राशियों की जो टोटल डिग्रीज होती है वो कितनी होती है? वो होती है आपकी 360 डिग्री। ठीक है, जो टोटल राशियां कितनी है आपकी? टोटल राशियां हैं आपकी 12। और हर राशि का जो पार्ट है, टोटल जो डिग्रीज होती हैं, है ना, हमारा जो काल चक्र है वो 360 डिग्री का है। तो ये जो 360 डिग्री का चार्ट है, जब हम इसको 12 से डिवाइड करते हैं तो हमारे पास पर राशि 30 डिग्री की आती है ना। पर राशि जो है वो 30 डिग्री की आ जाती है। तो आप देखेंगे जो हमारा राशि चार्ट होता है, जिसे हम वैदिक एस्ट्रोलॉजी का लग्न चार्ट कहते हैं, D1 चार्ट कहते हैं, ये राशि बेस्ड चार्ट है जिसमें आपकी राशियां इंडिकेट होती हैं। तो हर राशि की जो डिग्री होती है वो 30 डिग्री की एक राशि होती है। अब ये जो राशियां होती हैं, कभी भी कोई भी प्लेनेट जो होता है हमारे आकाश मंडल में, कभी भी जो कोई भी प्लेनेट होता है वो किसी हाउस में विचरण नहीं करता। ठीक है, वो किसी भी हाउस में विचरण नहीं करता, वो किसी भी कस्म में विचरण नहीं करता, वो गति कर रहा होता है किसमें? राशिज में। ठीक है, वो गति करता है एज अ राशि में, वो किसी हाउस में विचरण नहीं करता है। तो आप देखेंगे कि
आपने सुना होगा कि आज गुरु जो है वो मकर राशि से कुंभ राशि में जा रहा है, फिर कुंभ राशि से मीन राशि में जा रहा है, सूर्य का गोचर इस राशि से उस राशि में जा रहा है। इस तरीके के आपने वर्ड सुने होंगे, बट आपने ये नहीं सुने होंगे कि ये ग्रह उस इस खाने से उस खाने में जा रहा है, इस हाउस से उस हाउस में जा रहा है। ऐसा नहीं सुना होगा। वो इसलिए नहीं सुना होगा क्योंकि कोई भी ग्रह जो है वो राशि में विचरण करता है, राशि में गति करता है, ना कि वो अपने इसमें कस्प में। कस्प तो एज अ उसका एक सोर्स है। मैंने आपको बताया है, जिन्होंने मेरी वैदिक एस्ट्रोलॉजी पढ़ी है, कि प्लेनेट क्या है। प्लेनेट ना एक बंदा होता है, ठीक है। प्लेनेट कौन होता है? प्लेनेट एक बंदा होता है। इसे हम यूजर भी कह सकते हैं, इसे इंसान कह सकते हैं, जो भी कहें वो कह सकते हैं। जो राशिज होती है, हाँ, जो क्या चीज? राशि होती है वो क्या होती सीढ़ी है? उधर उस रूम ये में देखो, व्हीकल होती है। प्लास्टिक की सीढ़ी ना, नीली वाली, उस कमरे में देखो। ठीक है। जी म्यूट कर लीजिए अपना। जो राशि होती है वो व्हीकल होती है। वाइक मतलब कोई ना कोई एक मीडियम होता है। और जो हमारे हाउस होते हैं, ये क्या होते हैं? ये एक प्लेटफॉर्म होता है। ये प्लेटफॉर्म होता है। ये क्या होता है? एक प्लेटफॉर्म होता है। तो ये जो प्लेनेट है ना, देखिए ये जो प्लेनेट है, ये प्लेनेट क्या है? ये प्लेनेट आप हो ना। ये प्लेनेट कौन है? प्लेनेट है एक इंसान। और जो राशिज है वो आप, जो राशि है वो क्या है? वो है आपकी, मान लीजिए रेलगाड़ी। रेल गाड़ी, रेलगाड़ी का है, बस गाड़ी का है, आपकी खुद की व्हीकल का है, कुछ भी का है। और हाउस क्या है? हाउस है आपके स्टेशंस, मतलब जहां जहां आप जाते हो। हाउस क्या है? स्टेशंस हैं आपके, या इसको हम बस स्टैंड कह सकते हैं, या आपका, आपकी जो यात्रा मतलब जहाँ पे आपको जाना है ना, वो इसको आप कह सकते हैं। तो आप देखेंगे कि आपकी लाइफ का जो जितना भी इवेंट है, वो किसी ना किसी प्लेनेट के थ्रू होता है। मतलब उस प्लेनेट का थ्रू, मतलब वो किसी ना किसी संबंधी हो सकता है। प्लेनेट क्या है? संबंधी है। प्लेनेट कौन है? आप हैं। तो वो किसी ना किसी थ्रू होता है। और राशि क्या है? राशि एक गाड़ी है, राशि एक व्हीकल है, कि आप डिफरेंट डिफरेंट ऑफ टाइम ऑफ पीरियड में एक डिफरेंट डिफरेंट गाड़ी का यूज करते हैं किसी एक स्थान पे पहुंचने के लिए। तो वैसे ही गाड़ी क्या करती है? कोई भी बंदा क्या करता है? कोई बंदा, मान लीजिए आज मितिका जी हैं, मितिका जी को दिल्ली से मुंबई जाना है, तो वो क्या करेंगे? एक रेलगाड़ी पकड़ेंगे या फ्लाइट पकड़ेंगे, और वो किसी पर्टिकुलर स्टेशन पे जाएंगी, पर्टिकुलर एक स्टेशन पे जाएंगी, और उस स्टेशन से फिर वो दूसरे स्टेशन में जाती हैं। तो वैसे ही जो ग्रह होते हैं, वो किसी भी एक प्लेटफॉर्म पे पहुंचने के लिए जो उनकी यात्रा है, वो उसके लिए क्या यूज करती हैं? वो यूज करती हैं राशि को। वो यूज करती हैं राशि को। राशि एज अ गाड़ी है वो उनकी। और फिर वो कहाँ जाती हैं? वो जाती हैं आपके स्टेशंस। वो किसी प्लेटफॉर्म का यूज करती हैं। मतलब प्लेटफॉर्म क्या है? हाउस है। प्लेटफॉर्म क्या है? एज अ हाउस है। लेकिन जो हाउस है वो कुछ भी हो सकता है। तो वो इस हिसाब से एक जगह से दूसरी जगह पहुंचती हैं। तो राशि ही उनको पहुंचाने का काम करती है कभी भी। राशि के साथ वो ऐड होकर चलती हैं कभी भी। कोई भी जो ग्रह होता है वो हमेशा एक राशि के साथ गति करता है, ना कि हाउसेस के साथ। हाउसेस डिफरेंट डिफरेंट हो सकते हैं, लेकिन जो राशि होती है वो सेम होती है। यदि आज पूरे ब्रह्मांड में देखा जाए तो आज यदि सूर्य मकर राशि में गोचर कर रहा है, तो आप दुनिया के किसी भी कोने में चले जाएंगे तो सूर्य मकर राशि में ही गोचर करेगा। वो किसी और राशि में नहीं चला जाएगा। लेकिन वही चीज अब हाउस को आप देखेंगे तो हो सकता है कि
आपकी कुंडली में हाउस का गोचर 10th हाउस से हो रहा हो, किसी और की कुंडली में 11th से हो रहा हो, किसी की कुंडली में 1st हाउस से हो रहा हो। तो जो प्लेटफ़ॉर्म है वो डिफरेंट हो सकता है, लेकिन जो राशिज़ है, जो उसका व्हीकल है, वो सेम व्हीकल का यूज़ करती हैं, सेम व्हीकल का। तो जब हमें राशिज़ के बारे में जानना होता है, तो हमें सबसे पहले D1 चार्ट को ही देखना होता है। और ये D1 चार्ट हमें केवल और केवल राशियों के बारे में जानकारी देता है कि जब आपका जन्म हुआ था, जब आपका अवतरण इस धरती पे हुआ था, तब उस वक़्त से लेकर अभी तक कौन-सा ग्रह किस राशि में विचरण कर रहा है, ये आप अपने D1 चार्ट से कैसे देख सकते हैं। तो जब आपको अपने बर्थ टाइम का राशि का चार्ट देखना होता है, तो आप हमेशा D1 चार्ट को यूज़ करते हैं, जो आपको बताता है कि जब आपका जन्म हुआ था, तो उस वक़्त कौन-सा ग्रह किस राशि में चल रहा था। मतलब वो किस व्हीकल का यूज़ कर रहा था। उसी हिसाब से आपकी प्रेडिक्शंस की जाती है। और हमें वही चीज़ को आज जानना है कि आज वही ग्रह किस राशि में विचरण कर रहा है, तो आप उसी को ट्रांज़िट कहते हैं। मतलब प्रेज़ेंट में कहाँ चल रहा है, तो उसे हम ट्रांज़िट के चार्ट से देखते हैं। अब बात करते हैं जो स्टेशंस होते हैं। स्टेशंस का मतलब क्या है? प्लेटफ़ॉर्म, हाउसेज़ जिसे हम कहते हैं। ये कैसे डिसाइड होता है? ये डिसाइड होता है आपके फर्स्ट हाउस से, जिसे हम लग्ना कहते हैं, लग्ना। लग्ना क्या है? लग्न आपकी बॉडी है, आपका अस्तित्व है, आपका स्टेटस है लग्ना। लग्न है तभी आप हैं, यदि लग्न नहीं तो आप नहीं। तो लग्न कैसे डिसाइड होता है? लग्न कैसे डिसाइड होता है मैंने बताया भी है। कोई बताएगा मुझे लग्न कैसे डिसाइड होता है? जिसको याद हो। प्लैनेट उस टाइम पे ईस्ट में होगा, जब आप पर्सन बॉर्न होता है वो वाला लग्न बनता है। प्लैनेट उस टाइम पे ईस्ट से निकल रहा होगा या होगा तो वो प्लैनेट ही लग्न बनता है, लग्नेश या लगन जो बोलते हैं उसको। सर जन्म समय पे जो उदित राशि होती है दैट इज लग्नेश। मैं वही लगन जन्म समय की बात कर रही हूँ। हाँ हाँ, आप भी वही बात कर रहे हो, मैं भी वही कर रही हूँ। ठीक है। जन्म समय के टाइम जो राशि उदित होती है, उसी को हम लग्न कहते हैं। ये सिंपल सा है। देखिए हमारी जो पृथ्वी है, आकाश मंडल में जब आप देखेंगे तो पृथ्वी विचरण कर रही है। पृथ्वी क्या हो रही है? वो चक्कर लगा रही है। किसके चक्कर लगा रही है? वो चक्कर लगा रही है सूर्य के। सूर्य तो अपनी जगह स्थित है, लेकिन चक्कर कौन लगा रहा है? चक्कर लगा रही है पृथ्वी। ठीक है, चक्कर लगाती है पृथ्वी और सूर्य जो है वो एक जगह सेट है। तो आप देखेंगे कि जब पृथ्वी और पृथ्वी के साथ-साथ सूर्य के चक्कर कौन लगा रहे हैं, है ना? सूर्य के साथ और कौन-कौन से हैं? जितने भी हमारे ग्रह हैं, वो भी क्या कर रहे हैं? वो भी चक्कर लगा रहे हैं। वो चक्कर कहाँ लगा रहे हैं? वो चक्कर लगा रहे हैं इन्हीं राशियों में। वो कहाँ चक्कर लगा रहे हैं? वो लगा रहे हैं इन्हीं राशियों में। वो चक्कर लगाते हैं इन राशियों के अंदर और पृथ्वी चक्कर लगाती है सूर्य के। तो लग्न किसे कहते हैं? कि जिस टाइम आपका जन्म हुआ था, उस समय जो राशि जो राशि पृथ्वी के धुरी में, जैसे मान लीजिए पृथ्वी है और एक इसका पॉइंट है ये, है ना? ये इसका पॉइंट है। तो अब पृथ्वी के कितने पॉइंट्स होंगे देखिए आप, कि ये जो पृथ्वी है, ये क्या कर रही है? चक्कर लगा रही है और हमारी राशियाँ कितनी हैं? 12 राशियाँ हैं। तो देखो यहाँ कितने नंबर लिखे हैं, गोला कितने बने हुए हैं? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 जितने भी गोले बने हुए हैं, तो ये गोला लगाते हुए मतलब चक्कर लगाते हुए जिस राशि की ओर इसका जो पूर्वी ओर है ना? मान लीजिए ये जो मैंने जहाँ पे रेड सर्कल किया हुआ है, इसे हम पूर्वी ओर मान लेते हैं।
जैसे जैसे ये चक्कर लगाती है, मोशंस करती है, तो जिन जिन राशियों के साथ ये जो पूर्वी एरिया आता है वो आपकी उदित राशि होती है। अब मान लीजिए यहाँ पर आ गया घूमते घूमते, और ये राशि कौन सी है, मान लीजिए ये वृषभ राशि है। ये कौन सी राशि है, ये वृषभ राशि थी, या आपकी मेष राशि थी, या आपकी 3 राशि है मिथुन राशि, या आपकी 4 नंबर की राशि है। तो देखिए अभी जब पृथ्वी जो चक्कर लगा रही थी वो लगा रही थी अपने मेष राशि में, फिर कुछ देर बाद वो राशि का चक्कर लगाएगी कहाँ पे, वृषभ राशि में। क्यों? क्योंकि अब जो पृथ्वी का जो पूर्वी एरिया है वो वृषभ राशि के सामने इंडिकेट हो रहा है। तो उस समय यदि कोई बच्चा पैदा होगा तो उसकी वृषभ राशि की कुंडली बनेगी। और एक राशि मतलब एक लग्न का टाइम कितना है, 2 घंटे। हमारे पास टोटल लग्न कितने हैं, 12। टोटल जो लग्न है वो है हमारे पास 12। 12 और हमारे पास घंटे कितने हैं, 24। हमारे पास घंटे हैं 24। तो जब 12 को जब 24 को हम 12 से भाग करते हैं तो आता है 2। मतलब एक राशि एक लग्न 2 घंटे का होता है। इसका मतलब ये है कि पृथ्वी जो है वो 2 घंटे में एक राशि से दूसरी राशि में चली जाती है, उसका पूर्वी एरिया। तो जैसे ही उसका पूर्वी एरिया एक राशि से दूसरी राशि में विचरण करता है और उस वक्त जो भी बच्चा पैदा होता है वही उसकी लग्न बन जाती है, वही उसकी लग्न बन जाती है। इस तरीके से आपका लग्न डिसाइड होता है। और जो भी आपका फिर 12 जैसे लग्न 2 बनता है, आया, हाँ, इसको जैसे 1 2 आया, सेकंड थोड़ा सा दोबारा बता दीजिए थोड़ा सा। अब जैसे 2 आया तो 2 आपका क्या बन गया, टॉरस बन गया। टॉरस लग्न की आपकी कुंडली बन जाएगी। तो जैसे ही ये जो पृथ्वी है वो इन 2 घंटों में एक राशि से दूसरी राशि में जाती है, और उसका पृथ्वी का जो पूर्वी एरिया है, जहां मैंने देखिए ईस्ट लिखा हुआ है, ई लिखा हुआ है, ये क्या करता है, ये घूमता रहता है। तो ये जिस राशि के सामने आता है घूमते घूमते, वही राशि आपकी लग्न राशि डिसाइड हो जाती है। और जैसे ही वो आपकी ये लग्न कैसे राशि डिसाइड ये होती कैसे है, घूमता है? 1 मिनट, ये ईस्ट कैसे मूव करता है? भाई ईस्ट कैसे घूमेगा, पृथ्वी घूम रही है ना। ओके ओके। तो जो पृथ्वी का जो पूर्वी एरिया है, पृथ्वी भी तो होगी ना, उसकी डायरेक्शंस पृथ्वी की नहीं होंगी क्या। तो पृथ्वी का जो पूर्वी एरिया होगा, मान लीजिए ये पूर्वी एरिया है जहां हमने इसको रेड रेड किया हुआ है, तो जैसे जैसे ये घूमेगा वैसे वैसे ये ईस्ट का कॉर्नर भी घूमेगा। जिस जिस राशि में जाएगा वो राशि आपकी लग्न राशि हो जाएगी। और फिर बाकी की जो राशियां होंगी वो उस हिसाब से एडजस्ट हो जाती हैं। यदि किसी की लग्न राशि ये थी, वो थी, इस तरीके से टॉरस लग्न की कुंडली बन रही है तो फर्स्ट सबसे पहले क्या आ जाएगा, 2 नंबर आ जाएगा, फिर 3 नंबर, फिर 4 नंबर, 5 नंबर। इस हिसाब से आपकी पूरी जो कुंडली है वो तैयार हो जाएगी बनके। तो ये राशियां फिक्स होती हैं यहाँ पर? हाँ हाँ, राशियां राशियां कहाँ, फिक्स होगी? राशियां तो फिक्स होती हैं। ठीक है, अब आप सर ये देखिए। सूर्य के मूवमेंट से डिसाइड होता है ना, जैसे कि मान लिया सूर्य अभी कुंभ में है तो सुबह का पहला उदित लगन कुंभ होगा, ऐसे ही होता है ना? हाँ, तो देखिए सूर्य कैसे होगा डिसाइड, पृथ्वी तो उसका विचरण कर रहे हैं ना, सूर्य तो एक जगह ही बैठा हुआ हाँ वही वही कुछ नहीं, है ठीक ना, है बस। सूर्य तो एक ही जगह बैठा हुआ है। हाँ मतलब तो पहला लगन जो सुबह का हमारा होगा वो तो सूर्य से ही डिसाइड होगा ना। हाँ जी, हाँ जी। अंशु जी आ गए क्लास में। सर तो सबसे पहले मैंने आपको यही सब बताया था। तो देखिए अब हम बात करते हैं कि आपकी राशि डिसाइड हो गई है, आपका जो लग्न चक्र होता है, राशि चार्ट जिसे कहते हैं, वो कैसे बनता है ये आपको पता चल गया है। अब जो भी ग्रह जिस राशि में विचरण करता है ना,
जो भी ग्रह जिस राशि में विचरण कर रहा होता है, मतलब गति कर रहा होता है, वो जो राशि है, उस राशि में वो ग्रह जो होते हैं वो बैठ जाते हैं, मतलब सेट हो जाते हैं, वो अपनी पोजीशंस ले लेते हैं। तो आप देखेंगे कि आपकी एक कुंडली तैयार हो जाती है। अभी ये एक अलग बात है कि उसमें वो कितनी डिग्री का जा रहा है, ठीक है। अब आप देखिए कि जब आपका जन्म हुआ, जैसे मान लीजिए कि 7 दिसंबर 1997 को एक व्यक्ति का जन्म हुआ। इस टाइम पर जो सन था वो एक राशि में, मतलब किस राशि में, मान लीजिए स्कॉर्पियो में, 8 नंबर की राशि में, 8 नंबर की राशि में क्या कर रहा है, गति कर रहा है मतलब चक्कर लगा रहा है ना, तय कर रहा है। मतलब सन जो है वो उस समय 8 नंबर की राशि, मतलब उसकी व्हीकल ट्रांजिट का होगा। उसमें ट्रांजिट कर रहा है, ठीक है। तो अब देखिए आपका जन्म तो भले ही अभी हुआ है, लेकिन सन तो पहले, मतलब ये जो धरती का जो चलन है वो तो पहले से चला आ रहा है। तो जो सूर्य है वो पहले से ही, मतलब आपके जन्म के पहले से ही वो किसी ना किसी राशि में चल रहा है, ठीक है। आपकी राशि जो है, जब आपका जन्म हुआ तो सूर्य पहले से ही उन चीजों में चल रहा है, हर एक ग्रह पहले से ही राशियों में विचरण कर रहा है, केवल आपका उस टाइम जन्म हुआ है। तो मान लीजिए कि सन उस समय 8 नंबर की राशि में था, 27 डिग्री का, 27 डिग्री का था। अब 27 डिग्री का क्या मतलब है कि आपको पता है कि भाई ये जो राशियां हैं वो 0 से स्टार्ट होती हैं और 30 पे खत्म होती हैं। इतना ही है ना एक राशि का चक्र, यहाँ से स्टार्ट होती है, यहाँ से एंड होती हैं। तो अभी देखिए आप सूर्य कितनी डिग्री पे है, सूर्य मान लीजिए उस समय 27 डिग्री पे था। इसका मतलब ये कहाँ पे था, ये अपने एंडिंग पॉइंट पे था, उस राशि के एंडिंग पॉइंट पे था। जाते जाते अब जा रहा है, ये अंतिम अवस्था है इसकी, है ना। ये अपनी लास्ट अवस्था में है, 27 डिग्री में है। तो ये जो 27 डिग्री है, ये तो एक कालगणना का सूचक है, ये कैलकुलेशंस का पार्ट है कि सूर्य जब आप पैदा हुए थे तो उस समय कितनी डिग्री पे चल रहा था। तो जितनी जितनी डिग्री पे चल रहा था, है ना, जितना उसने एक राशि के मार्ग को तय कर लिया था, उतनी डिग्री आप डिसाइड हो जाती है कि सन जो था वो 72 डिग्री का, 27 डिग्री का था। इसी प्रकार मार्स, बाकी के प्लैनेट की भी डिग्री डिसाइड हो जाती है कि भाई बाकी के प्लैनेट कितनी डिग्री पे थे। तो जो डिग्रीज होती हैं वो इस तरीके से डिसाइड होती हैं, लेकिन डिग्री कैलकुलेट कैसे होती हैं, ये अपने आप में एक बड़ा कॉन्सेप्ट है, ये अपने आप में एक बड़ा कॉन्सेप्ट, और ये ज्यादातर तो फिक्स आइटम है, ये सब प्री डिफाइंड फॉर्मूलाज हैं जो हमारे वैदिक ज्योतिषियों ने, हमारे पूर्वजों ने सब तय करके रखा हुआ है। तो अब देखते हैं कि आपका राशि चार्ट इस तरीके से बन जाता है। इतना क्लियर है सभी को? हेलो, हाँ जी सर, हाँ जी, क्लियर। ठीक है। अब दूसरा आता है आपका केपी का चार्ट। तो केपी का जो चार्ट है वो आपके राशि चार्ट से ही बनता है, चाहे कोई भी चार्ट हो, ठीक है, दुनिया का कोई भी चार्ट मतलब हो, चाहे राशि वो को केपी लगन ले चार्ट लेते हो। हैं ना, ये जो राशि चार्ट में राशि को लगन लिया है ना अपने जो ट्रांजिट चार्ट में। कहाँ दिख रहा है इसमें ट्रांजिट चार्ट? ठीक है, तो देखिए दुनिया के कोई भी चार्ट हो वो सब बनते राशि चार्ट से ही हैं, ये इसी चार्ट से बनते हैं, इसी लग्न चार्ट से ही बनते हैं, इसी D1 चार्ट से ही बनते हैं। जैसे आप लग्न कुंडली कहते हैं, D1 चार्ट कहते हैं, राशि चार्ट कहते हैं। तो केपी चार्ट में जिसकी भूमिका है केवल हाउस को बताने की, कोई भी ग्रह किस हाउस में जा रहा है। तो जब कोई हाउस की बात करते हैं हम, जब हम किसी हाउस की बात करते हैं तो आप देखेंगे कि वहां पर हाउसेस
में राशियां नहीं इंडिकेट की जाती, ठीक है। हमारी कुछ सॉफ्टवेयर जो होते हैं वो राशियों को इंडिकेट नहीं करते क्योंकि वहां पर राशियों का कोई महत्व ही नहीं है। लेकिन जो बड़े-बड़े सॉफ्टवेयर हैं जैसे होरासॉफ्ट है, वो कभी इंडिकेट नहीं करता कस्पल चार्ट को। कस्पल चार्ट में कभी राशियाँ नहीं बताता वो। तो आप यहाँ पे ये मान के चलें कि जो कस्पल चार्ट आपको शो हो रहा है, उसमें कोई राशि नहीं है। उसमें केवल ये हाउसेज़ हैं बस और कुछ नहीं, ये ब्लैंक है, केवल हाउसेज़ हैं। क्या है ये? केवल ब्लैंक एक कुंडली है, जिसमें कोई ग्रह नहीं बैठा। अभी तो आप ये मान के चलें। ये केवल ब्लैंक कुंडली है, जिसमें कोई भी ग्रह नहीं बैठा है। तो जो भी भाव चलित चार्ट होते हैं, उसमें कभी भी राशियों को इंडिकेट किया नहीं जाता है, क्योंकि वहाँ पे राशियों का कोई महत्व ही नहीं है। वहाँ महत्व है केवल इन हाउसेस का। वहाँ महत्व है इन हाउसेस का, जिनका कैलकुलेशन जो है वो राशि चार्ट से ही किया जाता है, अलग से कुछ नहीं किया जाता। अब ये कैसे किया जाता है? तो देखिए, मान लीजिए श्वेता जी हैं, ठीक है? श्वेता जी नहीं, मान लीजिए अंशु जी हैं। एक अंशु नाम का क्या है? ग्रह है। अंशु नाम का एक ग्रह है, एक प्लेनेट है। अब अंशु जी ने अभी जहाँ पर हैं वो रह रही हैं अभी छत्तीसगढ़ में, सीजी में। चलो सीजी सबको शायद पता भी ना हो, फेमस नाम लेते हैं, दिल्ली। अभी वो दिल्ली में रह रही हैं। अब इन्होंने अपना चलना स्टार्ट, इनको जाना कहाँ पे? इनको जाना है दिल्ली से मुंबई। दिल्ली से मुंबई। तो देखिए, ये जो दिल्ली है वो क्या हो गया? एक प्लेटफॉर्म हो गया आपका। दिल्ली एक प्लेटफॉर्म हो गया। वैसे ही मुंबई भी क्या हो गया? मुंबई भी एक प्लेटफॉर्म हो गया आपका। अब यहाँ दिल्ली से मुंबई जाने के लिए अंशु जी या अंशु नाम का एक ग्रह किसी ना किसी किस चीज का यूज करेगा? एक व्हीकल का यूज करेगा, है ना? ऐसा तो है नहीं कि पैदल चला जाएगा। पैदल भी जा सकती हैं, लेकिन वो आप देखेंगे कहीं ना कहीं किसी ना किसी गाड़ी का तो यूज करेगा। पहले के टाइम में भी आप देखेंगे तो भाई वो बैलगाड़ी भी हुआ करती थी, घोड़ा गाड़ी भी हुआ करती थी, तो किसी ना किसी व्हीकल का तो आपको यूज करना पड़ेगा। तो अंशु जी यहाँ पर जिस व्हीकल का यूज कर रही हैं, वो मान लीजिए यूज कर रही है किसका? वो यूज कर रही हैं तुला नाम की एक गाड़ी का। ये क्या है? ये एक व्हीकल का नाम है, मान लीजिए। तो अंशु जी जो तुला गाड़ी है वो यूज कर रही हैं, और ये जो व्हीकल है ना वो मान लीजिए एक व्हीकल है। अब इसमें आप डिफरेंट मत करना कि अभी ये रेलगाड़ी है, ये बस गाड़ी है, कि अपनी खुद की कार है, कि एरोप्लेन है, ऐसा कुछ मत सोचना। बस आप इसको ये समझें कि ये एक व्हीकल है। तो वैसे ही कोई भी जो ग्रह है ना वो एक व्हीकल का यूज करता है। वो व्हीकल क्या है? वो राशि है। और प्लेटफॉर्म क्या है? प्लेटफॉर्म एज अ हाउस है। प्लेटफॉर्म क्या है? प्लेटफॉर्म एक हाउसेज है। तो देखो व्हीकल में क्या होता है, व्हीकल की अपनी एक लिमिटेशन होती है। व्हीकल की क्या होती है? व्हीकल की अपनी एक लिमिटेशन होती है। उस लिमिटेशन को क्या कहते हैं? लिमिटेशन मतलब पेट्रोल। लिमिटेशन क्या है? लिमिटेशन है उसकी पेट्रोल, उसकी कैपेसिटी, कि भाई उसकी कितने लीटर की टंकी है ना? उसकी वही लिमिटेशन है। लेकिन अब गाड़ी में तो हम क्या करते हैं? पेट्रोल को बार-बार भरवा लेते हैं। लेकिन ग्रहों के पास जो राशि होती हैं, उनके पास ऐसा ऑप्शन नहीं होता कि वो बार-बार उसको भरवा लें। उनके पास सीधा सा सिंपल सा तरीका है कि भैया हमारे 30 लीटर की टंकी है। अब ये जो 30 लीटर है ये क्या है? ये 30 डिग्री है। ये क्या है? ये 30 डिग्री है बस। जैसे मैंने कहा ना कि एक राशि 30 डिग्री की होती है। तो ये जो 30 लीटर है ये 30 डिग्री है। एक राशि का जो काम है वो 30 डिग्री का है। तो अब आप इस चीज़ को और अच्छे से समझें कि
तो जो 30 डिग्री है, क्या है ये? ये 30 डिग्री उसके 30 लीटर की टंकी है, जिसमें कोई भी ग्रह जो है वो क्या करता है, मतलब एक ग्रह जो है वो एक गाड़ी का यूज कर रहा है, तुला नाम की गाड़ी का, व्हीकल का, जिसकी जो पेट्रोल की टंकी है वो 30 लीटर की है। अब अंशु जी ने तुला नाम की गाड़ी का यूज किया हुआ है दिल्ली से मुंबई जाने के लिए, दिल्ली से मुंबई जाने के लिए। अब आप देखेंगे कि जब इन्होंने दिल्ली से मुंबई जाने के लिए तुला नाम की गाड़ी का यूज किया हुआ है, ठीक है, तो जब अंशु जी ने दिल्ली से प्लेटफॉर्म स्टार्ट किया, ठीक है, दिल्ली से प्लेटफॉर्म स्टार्ट किया, तो दिल्ली में मान लीजिए उन्होंने जिस गाड़ी का यूज किया है मुंबई तक जाने के लिए वो है तुला, और मुंबई में पहुंचने के तक वहां पे क्या चलेगा, वहां पे चलेगा मुंबई के बाद से तुला के बाद कौन सी राशि आती है, वृश्चिक। तो देखिए अंशु जी ने जब दिल्ली से मुंबई जाने के लिए तुला नाम की गाड़ी को पकड़ा, तो जिस गाड़ी में चले तो उस समय जो पेट्रोल जा रहा एकदम भरा भरा रहा, पूरी फुल टंकी रही, पूरी फुल टंकी रही। अब देखिए ये जो डिग्री है ना, ये जो डिग्री है ये तो एक फिक्स है, लेकिन जो ये यात्रा है ये बड़ी लंबी होती है, ये जो यात्रा है दिल्ली से मुंबई की ये बड़ी लंबी होती है। तो जरूरी नहीं है कि इस यात्रा में इनका जो 30 डिग्री का जो पेट्रोल की टंकी है वो उससे पूरा यात्रा हो जाए, ये पॉसिबल नहीं है, क्योंकि जो यात्रा होती है, जो प्लेटफॉर्म होती है उसकी डिस्टेंस हायर होती है, छोटी भी होती है बड़ी भी होती है। तो भाई अंतु जी ने जैसे ही इस तुला राशि से स्टार्ट किया, तो जहां तक ये चल रहे हैं, जहां तक ये यात्रा संपन्न होगी, मान लीजिए कि दिल्ली से मुंबई के बीच का कोई एक मिडिल स्थान है, कोई भी पूना, कोई भी मिडिल स्थान है, पूना है मान लीजिए, तो ये 30 लीटर की जो टंकी थी वो खाली हो गई, इधर ही पे खाली हो गई, ठीक है, ये जो 30 लीटर की टंकी थी तुला राशि की वो अब इनकी खाली हो गई है। लेकिन ये जो प्लेटफॉर्म है वो यात्रा जो उनकी तय हो रही है वो तो हो ही रही है। अब उनको क्या करना पड़ेगा, उनको यहाँ पे एक दूसरी गाड़ी का इंतजाम करना पड़ेगा, क्योंकि तुला के बाद जो दूसरी गाड़ी है वो क्या है, वो एक ही गाड़ी है, स्कॉर्पियो ही है। तो यहाँ पर वो भले ही उनकी यात्रा बीच में एंड हो गई है, क्यों, क्योंकि राशि कंप्लीट हो गई, उनकी 30 लीटर की टंकी थी, गाड़ी ने बोला भाई हम 30 लीटर से ज्यादा नहीं चलाते, उतने ही चलते हैं बस, आपको फिर वहां से दूसरी गाड़ी पे चलना पड़ेगा। तो आप जैसे ही 30 लीटर की या 30 डिग्री को पार करेगा कोई भी राशि, वो एंड हो जाएगी, भले ही आपकी यात्रा हो या ना हो। वैसे ही आपका जो हाउस होता है ना, हाउस, ये जो हाउसेस होते हैं ना, इनकी अपनी डिग्री है। तो तुला राशि में जब वो ग्रह आया तो उसने 30 डिग्री में पुणे तक पहुंचा दिया, लेकिन अभी यात्रा पूरी नहीं हुई है, फिर उसने वहां से क्या पकड़ लिया, उसने पकड़ लिया स्कॉर्पियो गाड़ी, और फिर वो बाकी की जो यात्रा है वो किस राशि से स्टार्ट करेगा, वो स्टार्ट करेगा अब स्कॉर्पियो से, मतलब पूना से मुंबई तक जाने के लिए अब स्कॉर्पियो में जाएगा। तो आप देखेंगे, इसको समझाने का सीधा सीधा तरीका यही था सिंपल सा, कि आप देखेंगे कि केपी चार्ट में या जो भी भाव चले चार्ट होते हैं उसमें वैल्यूज हाउस की होती है, भले ही उसमें कोई भी राशि आ जाए या कोई राशि ना भी आए, आप देखेंगे जब केपी चार्ट या भाव चले चार्ट को, तो उसमें कोई राशि जो होती है वो डबल बार आ जाती है और कोई राशि जो होती है वो सिंगल बार आती है, ऐसा होता है, और कोई राशि आती भी नहीं है, मिसिंग हो जाती है वो। तो ये एक मैथमेटिक्स पार्ट है जो मैं आपको नेक्स्ट क्लास में जरूर बताऊंगा। अब आप देखिए ये केपी चार्ट में, इस केपी चार्ट में देखिए आपकी कुंडली तो मिथुन लग्न से बनी हुई है, लेकिन
जो हाउस नंबर 4 है ना, हाउस नंबर जो 2 है वहां पे भी देखिए 4 नंबर की राशि लिखी हुई है, और हाउस नंबर 3 में भी 4 नंबर की राशि लिखी हुई है, 4 नंबर की राशि लिखी हुई है। अब लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि ये 4 नंबर का इफेक्ट दे रहा है। यहाँ पे आप राशि को हटा भी देंगे ना तो कोई दिक्कत नहीं है। ये केवल एज ए कैलकुलेशंस पार्ट दिखा रहा है वो। ये केवल एक कैलकुलेशंस पार्ट है बस, और कुछ नहीं है। तो केपी चार्ट में और भाव चलित चार्ट में जो भूमिका है, मोटा-मोटा यदि मैं आपको समझाना चाहूँ तो वो यही है कि इसमें भाव की भूमिका होती है। इसमें केवल राशि की कोई भूमिका नहीं होती है कि उसमें क्या राशि लिखी हुई है, और आपको ये चीज़ उसमें देखनी पड़ती है। और प्लैनेट एक बंदा होता है, एक यूज़र होता है, एक इंसान होता है, एक पीपल होता है। राशि एक गाड़ी होती है, एक व्हीकल होती है, और हाउस एज़ एक प्लेटफ़ॉर्म होता है। और प्लेटफ़ॉर्म आपके डिफरेंट-डिफरेंट हो सकते हैं, बट व्हीकल एक सेम होता है। यदि इस पूरे आज का जो कालचक्र चल रहा है, आज का जो प्रेज़ेंट ट्रांज़िट होगा, तो यदि सूर्य आज के दिन में तुला राशि में है, तो फिर वो पूरे वर्ल्ड में तुला राशि में ही रहेगा। मतलब वो एक राशि, एक व्हीकल का एक टाइम पे ही यूज़ करेगा, उसके बाद यूज़ नहीं करेगा। ठीक है? तो देखिए आई होप कितना आपको समझ में आ गया होगा। थोड़ा डीप चला गया काम। तो जब अभी हम कैलकुलेशंस की पार्ट करेंगे ना, तो ये तो और अंदर जाके डीप में बात करेंगे, क्योंकि इसमें पूरा मैथमेटिक्स है। तो आज मैं आपको ये चीज़ तो बता ही दिया है, तो आपको इतना समझ में आ गया केपी चार्ट कि एग्ज़ैक्टली केपी से देखना क्या है बस। जी सर। ठीक है? अब हम बात करते हैं सबसे पहले सिग्निफिकेटर्स की। ठीक है? सबसे पहले बात करते हैं सिग्निफिकेटर्स की। अब केपी में हमारे पास 2 तरह के सिग्निफिकेटर्स होते हैं। एक होता है प्लैनेट सिग्निफिकेटर, एक होता है हाउस सिग्निफिकेटर। एक होता है प्लैनेट सिग्निफिकेटर, दूसरा होता है हाउस सिग्निफिकेटर। और ये जो सिग्निफिकेटर है, मतलब प्लैनेट क्या है? एक होता है प्लैनेट सिग्निफिकेटर और एक होता है हाउस सिग्निफिकेटर। अब ये दिखता कैसे है? ये दिखता कुछ इस तरह से है। आप सभी के पास कोई ना कोई एक सॉफ्टवेयर होगा। वो सॉफ्टवेयर में जब आप केपी का चार्ट ओपन करेंगे, कौन सा केपी का चार्ट, तो उसमें इस तरह से सिग्निफिकेटर्स होते हैं। इसमें लिखा होगा प्लैनेट सिग्निफिकेटर्स और एक में लिखा होगा हाउस सिग्निफिकेटर्स। और इसी को हिंदी में कहें तो कस्प कह देते हैं या भाव कह देते हैं, है ना? भाव सिग्निफिकेटर्स, ग्रह सिग्निफिकेटर्स मतलब ग्रह सूचक और भाव सूचक, यदि हिंदी में कहें तो। तो जिनको हिंदी में जानना है वो इसको ऐसे जान सकते हैं। तो इस तरीके से आपके पास 2 तरीके के सिग्निफिकेटर्स होते हैं, ठीक है? एक प्लैनेट सिग्निफिकेटर, दूसरा हाउस सिग्निफिकेटर्स टेबल। अब ये जो हाउस सिग्निफिकेटर्स है और जो प्लैनेट सिग्निफिकेटर्स है, ये बनते कैसे हैं? इस पे चर्चा करते हैं। तो देखिए, जो प्लैनेट सिग्निफिकेटर्स होते हैं और जो हाउस सिग्निफिकेटर्स होते हैं, तो जो हाउस होता है, जो हाउस होता है ना? ये जो हाउस है, ये डिवाइडेड है, ये डिवाइडेड है। ये सबसे पहले किसमें डिवाइडेड होता है? ये डिवाइड होता है आपकी राशि में। सबसे पहला जो फर्स्ट पॉइंट है, वो होता है आपकी राशि में। उसके बाद फिर ये डिवाइड होता है आपके नक्षत्रा में।
नक्राल में। इसके बाद फिर ये डिवाइड होता है आपके सबलॉर्ड में। इसके बाद ये डिवाइड होता है आपके सबलॉर्ड में। और इसे हम आगे भी डिवीजन ऐसे कर सकते हैं, मतलब सबलॉर्ड के अंदर भी सबलॉर्ड, सब और एक और सब, ये आगे मतलब जितना हम करना चाहें उतना कर सकते हैं। बट जो मेजरली यूजिंग है वो केवल राशि, नक्षत्रा, सबलॉर्ड और सबलॉर्ड, बस जो सब लोग यूज कर रहे हैं। इससे नीचे अभी कोई नहीं जाता, क्योंकि उससे नीचे जाने के लिए और ज्यादा कैलकुलेशंस करना पड़ता है, और ज्यादा एरर की संभावना होती है। पॉसिबिलिटी क्या होगी, एरर आ जाएंगी वहां पे, इसलिए इससे नीचे कोई जाता भी नहीं है। तो जो हाउसेस सिग्निफिकेटर्स होते हैं उसमें आप देखेंगे कि ये केवल 4 आपको शो होते हैं, 1 शो नहीं, ये केवल 4 शो होंगे आपको हमेशा। देखिए आप इस टेबल में देखिए आप, ये आपको 4 शो हो रही हैं। एक है साइन लॉर्ड, साइन लॉर्ड मतलब राशि लॉर्ड, स्टार लॉर्ड मतलब नक्षत्र लॉर्ड, फिर सब लॉर्ड, और फिर है सब लॉर्ड। अब ये क्या चीज है, देखिए ये क्या है, ये इसका बारीकी सिस्टम है। ये क्या है, ये बारीकी सिस्टम, ये सबसे पहला स्टेप है आपका। क्यों, क्योंकि कोई भी ग्रह जो है वो एक राशि में गति कर रहा है, उसमें क्या कर रहा है, घूम रहा है, ट्रांजिट कर रहा है। और राशि के अंदर का जो और डीप जाते हैं, जब हम थोड़ा डीप, है ना, राशि के अंदर का थोड़ा और डीप देखना है, तो वो क्या है, नक्षत्र लॉर्ड। तो ये सेकेंड नंबर का होता है। फिर उसको भी हमने और भागों में डिवाइड किया, नक्षत्र को भी हमने तोड़ दिया, वो क्या है आपका सब लॉर्ड। और फिर हमने इसको भी और भागों में डिवाइड कर दिया, तो फिर हमारे पास आता है सब लॉर्ड। तो केपी में इतनी बारीक सिस्टम में जाकर ही देखा जाता है, इतने बारीक सिस्टम में ही जाकर देखा जाता है। और इसमें जो मेन इसकी जर्नी है वो कौन है, केवल ये राशि ही है। क्या है, ये राशि ही है। नवांश जो नक्षत्र है वो क्या है, अब नक्षत्र कितने होते हैं हमारे पास, 27 नक्षत्र आज होते हैं। राशियां कितनी होती है, 12 राशियां होती है ना। नक्षत्र कितने होते हैं, 27 होते हैं। एक नक्षत्र कितने का होता है, एक नक्षत्र होता है 3 कला 3 मिनट 20 कला का। कितने का होता है, 3.2। इसके बाद ये सब लॉर्ड है, वो क्या है, सब लॉर्ड, जो सब लॉर्ड है वो नक्षत्र का भी बारीक पार्ट है। और जो सब लॉर्ड लेकिन है होता वो क्या है, वो सबलॉर्ड होता क्या है इसमें? मतलब सबलॉर्ड मीन्स नक्षत्र का आगे पार्ट हो गया, राइट? हाँ नक्षत्र लॉर्ड का पार्ट हुआ वो, या नक्षत्र का पार्ट हुआ? देखिए, ये जो सब लॉर्ड है ना, और जो सब लॉर्ड है, ये सब राशि के ही पार्ट हैं, चाहे वो नक्षत्र हो, चाहे वो सब लॉर्ड हो, चाहे सब लॉर्ड हो, ये सब राशि से ही निकल रहे हैं। ये सब मतलब क्या है, इसका क्या राशि सिग्निफिकेंस की, है? नहीं अभी उसमें मत जाओ, है ना। हम्म, सिग्निफिकेंस क्या है कि जो नक्षत्र लॉर्ड है, जो सब लॉर्ड है, जो सब लॉर्ड है, ये राशि का ही एक डीप एनालिसिस का पार्ट है। तो राशि देखिए, राशि कितनी की होती है, 30 डिग्री की एक होती है। वैसे ही नक्षत्र कितने का होता है, 3 कला 20 का। फिर सब लॉर्ड क्या होता है, सब लॉर्ड भी उसका बारीक पॉइंट है, 27वां, उसको हम 9 से डिवाइड करते हैं। अभी हम जब कल की क्लास करेंगे ना तो उसको बताएंगे कि ऐसे डिसाइड होते हैं ये सब लॉर्ड। थोड़ा जटिल है बट बता देंगे आपको, सुनने में मजा आ जाएगा। और सब लॉर्ड उसका भी डीप है। अब ये जो सब लॉर्ड है, जो सब लॉर्ड है, मोस्टली जो एस्ट्रोलॉजर है हमारे यहाँ, जो केपी वाले हैं, वो इस सब लॉर्ड को बहुत कम यूज करते हैं, ठीक है। इस वाले को, इसको तो देखो, इसको तो यूज करते ही नहीं है यहाँ तक तो।
यहाँ तक यूज करते हैं। तो जो मोस्टली एस्ट्रोलॉजर है, मतलब 90% जो एस्ट्रोलॉजर है ना, वो केवल ये सब लॉर्ड पे जाके अटकते हैं बस। 10% के जो एस्ट्रोलॉजर हैं वो केवल यहाँ पे जाते हैं, सब लॉर्ड पे। तो राशि, नक्षत्र और सब लॉर्ड, ये केवल 10%, 90% एस्ट्रोलॉजर इसका यूज करते हैं केपी सिस्टम में, और बाकी के 10% जो है वो सब लॉर्ड पे चले जाते हैं। अब बाकी के कौन लोग हैं, जैसे हो गए हमारे खुल्लर साहब हो गए, हमारे यदि खुद कृष्णमूर्ति जी होते तो वो करते, सुब्रमण्यम हो गए, ये सब लोग जो हैं वो सब लॉर्ड पे चले जाते हैं। लेकिन जो हमारे नए नए जो हैं, ठीक है, किल गुरु हो गए, राहुल कौशिक हो गए, जितने भी नए नए लोग हैं, वो सब केवल सब लॉर्ड पे ही बात करते हैं। वो इसलिए बात करते हैं क्योंकि सब लॉर्ड पे जाना अपने आप में एक चुनौती से काम है, चुनौती भरा काम है। वो अपने आप में एक डिफिकल्टी प्रोसेस है, ठीक है। वहाँ पे जो कैलकुलेशंस पार्ट होते हैं वो भी अपने आप में खतरनाक हैं। और सब लॉर्ड पे ये जो खुल्लर साहब थे वही गए थे, और कोई नहीं गया वैसे तो। तो आप देखेंगे कि जितने भी एस्ट्रोलॉजर आपको पढ़ा रहे हैं वो आपको इन्हीं 3 लेवल पे पढ़ाते हैं, राशि, नक्षत्र और सब लॉर्ड, बस और कुछ नहीं पढ़ाते। तो ये राशि क्या है, ये नक्षत्र क्या है, और ये सब लॉर्ड क्या है। तो मैंने आपको बताया था कि राशि क्या होती है, राशि एज अ सोर्स। नक्षत्र लॉर्ड क्या है, नक्षत्र लॉर्ड है आपका इवेंट, प्रॉमिस, योग। सब लॉर्ड क्या है, टेस्ट। ये इन चीजों को बताया जाते हैं और ये इन्हीं चीजों को डिसाइड करते हैं। अब आप देखिए, अब आपके पास दूसरा क्या होता है, दूसरा होता है आपका प्लेनेट सिग्निफिकेटर्स। प्लेनेट सिग्निफिकेटर्स, तो ये जो प्लेनेट सिग्निफिकेटर्स है, ये जो प्लेनेट सिग्निफिकेटर्स होता है, ये अब कैसे बनता है, ये कैसे बनता है। तो प्लेनेट सिग्निफिकेटर का जो कॉन्सेप्ट है, कोई मुझे बताएगा, किसी को आइडिया है? निर्मला जी, केपी स्टूडेंट, हाँ जी, कैसे बनता है? पहले पहले राशि लॉर्ड जो होता है उसको लिखते हैं, फिर वो किसके नक्षत्र में है उसको लेते हैं, फिर केपी चार्ट में जो उन हाउसेज में जो प्लैनेट बैठे होते हैं वो लेते हैं, फिर वो किसके नक्षत्र बने होते हैं वो लेते हैं। अच्छा, ठीक है। और कोई इसमें से कुछ गलत बोला है क्या विनीता जी, निर्मला जी ने? उन्हीं से पूछ रहा मैंने हूँ तो जो सारे केपी को जानते हैं, जो केपी को जानते हैं उन्हीं से पूछ रहा हूँ। जी, मुझे जो आता है, मैंने जो सीखा था वो यही था, पहले राशि लॉर्ड, फिर ग्रह कहाँ बैठा है वो भाव, और उसके बाद राशि का ग्रह जहाँ बैठा है वो भाव, और ग्रह का नक्षत्र जहाँ बैठा है वो भाव। बाप रे। सब तो गलत बोल सबसे रही? देखते हैं अभी। राशि लॉर्ड, फिर ग्रह की पोजीशंस खुद, फिर ग्रह किस नक्षत्र में बैठा है, क्या बोला आपने? फिर से रिपीट करना आप। राशि का ग्रह कहाँ राशि का ग्रह कहाँ बैठा है, ग्रह की राशियां कहाँ है। सपोज कर लो राशि लॉर्ड है मंगल, तो मंगल हाँ, की राशियां कहाँ है वो। और फिर इसके बाद ग्रह की राशियां।
और निर्मला जी आपने क्या बोला? मैंने बोला कि जैसे हम फर्स्ट हाउस लेते हैं तो फर्स्ट हाउस में कौन सी राशि है वो लेंगे, फिर वो राशि उसका जो प्लेनेट है वो किसके नक्षत्र में है अरे नहीं, मैं ये वो पूछ रहा लेंगे। हूँ कि प्लेनेट सिग्निफिकेटर्स जो होते हैं ना, वो कैसे डिसाइड किए जाते हैं? मैं जस्ट इतना सा पूछ रहा हूँ। तो वही तो आएंगे ना, प्लैनेट्स बनेंगे उस हाउस के, मतलब कौन से घर के हैं भाई, किसके नक्षत्र में है, फिर केपी चार्ट में जाएंगे, फिर देखेंगे कि फर्स्ट हाउस में कौन कौन से प्लेनेट बैठे हुए हैं और फिर वो किसके नक्षत्र में है। ये 4 पॉइंट है। अच्छा, 2 पॉइंट राशि चार्ट के हैं, 2 पॉइंट केपी चार्ट। ठीक है। इसको आप लोग अप्लाई करके देखते हो? आप कहाँ देखोगे? हाँ सबको बनाए बना थे, बनाया, बनाए सबको थे। बना बनाया मिल रहा है सबको। मैं गलत बोल गई आई थिंक। फर्स्ट होता है नक्षत्र स्वामी कहाँ बैठा है, फिर होता है ग्रह कहाँ बैठा है, फिर नक्षत्र की राशियां कहाँ हैं और फिर ग्रह की राशियां कहाँ हैं। ठीक है। तो देखिए, सबसे पहले हम बात करते हैं सिग्निफिकेटर्स की। जब तो सिग्निफिकेटर्स के लिए जो रूल हैं, ठीक है, वो आपको इसके लिए से कंफ्यूजन हो रहा है ना, क्योंकि आप लोग की प्रैक्टिस उतनी अच्छी से नहीं है। सब आज को बना बनाया मिल रहा है, इसलिए आजकल कोई प्रैक्टिस करता नहीं है, बात ये है। बिल्कुल सही कहा, खुद नहीं निकालते अब हम। हम्म। तो देखिए, सबसे पहले जो सिग्निफिकेटर्स है वो होता है आपका इसको हम बताएंगे नहीं, इसको आप करके मतलब कर करके निकालेंगे, ठीक है। तो देखिए, ये आपकी कुंडली हो गई। गायत्री जी, आप आ गए क्लास में? गायत्री, गायत्री आज नहीं आए क्लास, ठीक है। मैंने क्या गलत बताया क्या? गलत? सही। मैंने तो यही पढ़ा सही। था, फर्स्ट हाउस में पहले जो थर्ड, ये 3 नंबर है, पहले राशि लॉर्ड देखेंगे, फिर हाँ, ये राशि लॉर्ड का नक्षत्र लॉर्ड देखेंगे। देखिए, जो सबसे पहला रूल है वो है कि आपका जो प्लेनेट है, ठीक है, आपका जो प्लेनेट है और उस प्लेनेट का जो स्टार लॉर्ड है, आपका जो प्लेनेट है और उस प्लेनेट का जो स्टार लॉर्ड है, उसके हाउसेस कौन से हैं, ठीक है, उसके हाउसेस कौन से हैं। हम एक रूल से बात करते हैं, रूल तो मैंने आपको बता ही दिया है, एग्जाम्पल से बात करते हैं। हमने मान लीजिए कि यहाँ पे सबसे पहले लिया है केतु को, अभी राहु केतु को छोड़ लीजिए, ये तो अलग ही कॉन्सेप्ट। सन को ले लेते हैं, सूर्य को लेते हैं सबसे पहले। फर्स्ट रूल क्या है? फर्स्ट रूल ये है कि सूर्य का जो नक्षत्र होगा, नक्षत्र के जो लॉर्ड होगा, उसके हाउसेस देखना है आपको। तो देखिए, सूर्य का जो नक्षत्र है वो कौन है? हम्म, 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 हम्म। सूर्य का देखिए जो नक्षत्र है वो है आपका
इसको भी खींच ही लेते हैं। मैंने पता क्या बता दिया, मैंने हाउसेस सिग्निफिकेटर बता दिया प्लैनेट सिग्निफिकेटर की बजाय, अच्छा, है ना विनीता जी? विनीता जी को खुद का भी ध्यान नहीं है अभी। नहीं, नहीं पर ऐसा मैंने नहीं कह बता सकते दिया आप। आपको, नक्षत्र लॉर्ड की पोजीशन फर्स्ट, सेकंड ग्रह की पोजीशन, थर्ड नक्षत्र लॉर्ड की राशि की पोजीशन, चौथा ग्रह की राशि की पोजीशन, ये मैंने हाँ, सीखा इसमें था। हाउसेस हाउसेस लेने, मैं प्लैनेट्स बता रही थी, मैंने हाउसेस सिग्निफिकेटर बता दिया प्लैनेट सिग्निफिकेटर की बजाय। मेरे बहुत सही है जो मैंने बताए हैं हाउसेस सिग्निफिकेटर, तो देखिए हाउसेस यहाँ के पर अकॉर्डिंग। आप देखेंगे जो सन है उसका सबसे पहले आप देखेंगे स्टार लॉर्ड कौन है, ठीक है। तो इस स्टार कुंडली लॉर्ड में जो मतलब सन का, नक्षत्र लॉर्ड। हाँ जी हाँ जी, ओके, फाइनल लिख देते हैं, इसी में कंफ्यूज जाओ नहीं तो। सन का जो स्टार लॉर्ड है वो क्या है, इसमें मरकरी है। क्या क्या है, मरकरी है। सन का जो स्टार लॉर्ड है वो मरकरी है। तो अब आप देखिए, अब आप देखें कि ये जो मरकरी है उसने किन हाउसेस को लिया हुआ है, वो किन हाउसेस का सिग्निफिकेटर बनता है। तो ये राशि चार्ट है, ये क्या है, राशि चार्ट है। अब आप देखिए इधर, सबसे इसमें पहले हमने सन ही क्यों लिया, कोई और प्लैनेट क्यों नहीं लिया? गुड क्वेश्चन। अरे अभी वो एग्जाम्पल में लिया है, अभी आगे लेंगे उसको भी, सबको लेंगे बारी बारी से। बात ये है, सन को सबसे पहले उठा लो, वो राजा है, ओके ओके, ठीक है। वो राजा है ना, इसलिए उसको ले लिया हमने पहले। ओके। तो देखिए इस कुंडली में जो मरकरी है, ये आपको केपी चार्ट दिख रहा है। मैंने आपको बताया कि जब आपको किसी भी ग्रह की पोजीशन देखनी है तो आप किसको देखेंगे, केपी चार्ट को देखेंगे। तो आप देखेंगे, और जो फर्स्ट रूल है वो क्या है, सन का जो नक्षत्र लॉर्ड है उस नक्षत्र लॉर्ड का वो किस घर में बैठा है, वो किस घर में बैठा है, और उसकी कहाँ राशियां हैं, और उसकी कहाँ राशियां हैं। तो आप देखें कि यहाँ पर देखिए जो सन है, जो मरकरी है, उसकी तो थोड़ा राशि सा एक तो बड़ा कर देंगे, दिख नहीं रहा इसमें। और इसको कहाँ बड़ा कर दें यार, मेरी स्क्रीन तो अब इतनी ही है, जूम कर दें। ये ये जो जो लेफ्ट साइड पे जो छोटा, हाँ ये अब ठीक है, अब ठीक है। इसमें फिर मेरे को बाकी की चीजें नहीं दिखेंगी। देखिए तो ये जो केपी चार्ट में मैंने आपसे कहा कि सन का जो नक्षत्र लॉर्ड है वो कौन है, सन का नक्षत्र लॉर्ड है मरकरी। तो मरकरी अभी सबसे पहले पीछे आप हो देखें गया कि स्क्रीन, हाँ, कुछ दिख ही नहीं अभी रहा। अब नहीं दिख रहा। हम्म, अभी अभी लेफ्ट नहीं दिख रहा नक्षत्र लॉर्ड वाला टेबल। हाँ, तो अब मैंने जूम कर दिया तो एक ही चीज दिखेगी ना एक वन टाइम पे तो। और मैं कहाँ से अब बड़ी स्क्रीन कर दूं, जूम ही कर सकता हूँ बस। अच्छा, देखिए तो सन का जो नक्षत्र लॉर्ड है वो है मरकरी, ठीक है। अब मरकरी का आप देखें कि मरकरी बैठा कहाँ पे है। मरकरी देखिए यहाँ पे 6th हाउस में बैठा हुआ सिक्स हाउस में। है ना। मरकरी जो है वो 6th हाउस में बैठा हुआ है। तो सबसे पहला जो आपका सिग्निफिकेटर्स आया कि मरकरी यहाँ पर 6th हाउस में बैठा हुआ है, तो आपका 6 नंबर बन गया, नंबर 6 हो गया। ये सबसे पहले रूल है आपका। क्या रूल है कि सन का जो नक्षत्र लॉर्ड है वो नक्षत्र लॉर्ड कहाँ बैठा हुआ है, तो वो बैठा हुआ है 6th नंबर पे, 6th हाउस में, ठीक है, 6th हाउस में बैठा हुआ है।
इसलिए मरकरी का जो सिग्निफिकेट्स हो गया 6, ठीक है, मतलब सन के अंदर ही हो गया। अब देखिए दूसरा रूल क्या है। दूसरा रूल है कि हाउस ऑक्यूपाइड बाय द प्लेनेट इटसेल्फ, हाउस सन सन ऑक्यूपाइड बाय द प्लेनेट इटसेल्फ, जो सन हो गया। मतलब जिस सन के बारे में हम देख रहे हैं वो सन खुद कहाँ बैठा हुआ है। सन जिसको हम देख रहे हैं वो आपके केपी चार्ट में कहाँ बैठा हुआ है। तो आप देखें कि केपी चार्ट में ये कहाँ बैठा हुआ है। केपी चार्ट में भी ये 6th हाउस में ही बैठा सिक्स हुआ है, हाउस में। ठीक है। तो इसका एक सिग्निफिकेटर हो गया क्या, दूसरा 6 6th ही हो गया। तीसरा रूल देखिए कि हाउस yawned by the star lord of the planet, house yawned by the star lord of the planet। चार्लोट मरकरी है, हाँ, उसका हाउस। 1 और 4 हो गया। मतलब जो ग्रह है, जिस ग्रह के बारे में आप देख रहे हैं, जैसे सूर्य, आप सूर्य के बारे में देख रहे हैं तो सूर्य का नक्षत्र लॉर्ड कौन है, मरकरी। तो मरकरी किन हाउसेस का लॉर्ड बनता है, किस हाउसेस का लॉर्ड आपकी कुंडली में बना हुआ है, वो हाउसेस आपको लिखना है। तो मरकरी ये मिथुन लग्न की कुंडली है, मिथुन लग्न की कुंडली है ना। सॉरी सर, मैं तो भूल ही गई आज क्लास का। अब ऐसा होगा तो भैया अब कैसा होगा बताओ। याद नहीं रहा आज क्लास है। कितनी कितनी देर की निकल गई। अब आप 1 घंटे बाद आ रहे हो तो 1 ही घंटे की निकल गई है। कोई नहीं, रिकॉर्डिंग देखूंगी। ठीक है, ओके तो सन ओके का ओके। नक्षत्र लॉर्ड कौन है, मरकरी है। मरकरी और मरकरी किन हाउसेस का लॉर्ड है, यहाँ पे 6 का भी है। 1 4। अच्छा, मतलब ये आपको राशि चार्ट में देखना है। क्यों, क्योंकि आपको राशि देखना है। तो राशि के लिए कौन सा चार्ट है, राशि चार्ट, लग्न चार्ट है, D1 चार्ट है। तो यहाँ पर सन मरकरी के नक्षत्रों में है और मरकरी का जो राशियां हैं वो कौन से हाउसेज हैं, 1 और 4। वो कैसे तो देखना यहाँ है? पे ये देखो ना 1 आप, और 4 कैसे देखा? 6 नंबर है ना 4 में, और 1 जब में आप 3 नंबर मरकरी की 3 राशि। नंबर है, 3 और 6 मरकरी की राशियां हैं। मरकरी की राशियां हैं, इसलिए 1 और 4 आ गया इधर पे, ठीक है। इसके बाद 4th रूल कौन सा है, ग्रह की राशि। जो जिस वो आ ग्रह गई के बारे 3rd में वन। आप देख रहे हैं, जिस ग्रह को आप देख रहे हैं उस ग्रह की खुद कौन सी राशि है और वो किस राशि मतलब किस हाउस को इंडिकेट कर रही है, मतलब वो किस हाउस में पड़ी हुई है। तो यहाँ पे भी राशि की बात हो रही है। तो सन कौन सी, सन की राशि कहाँ होती है, सन की कौन सी राशि होती है श्वेता जी। 5वीं। 5। वो 3rd नंबर हाउस में है, 3 नंबर हाउस आ जाएगा। लियो है। क्योंकि हम राशि के बारे में बात कर रहे हैं तो आपको राशि चार्ट ही दिखना है ना। तो आप देखें कि कहाँ है इसकी राशि, 5th नंबर पे है, थर्ड हाउस में। तो यहाँ पे एक हाउस आ गया आपका 3rd हाउस, थर्ड हाउस ये आ गया। ये आपके 4 स्टेप्स हैं। क्या है ये आपके 4 स्टेप्स। तो अब जब इन चारों स्टेप्स को आप मिलाएंगे तो आपके पास कौन कौन से हाउसेस निकल कर आ गए सन के, सन के निकल कर आ गए 1 4 6 3। यहाँ पे 6th हाउस, यहाँ पे 1 4, यहाँ पे 3।
अब अंकित जी एक बात बताइए, ये हमने निकाल लिए, इसमें भी कोई प्रायोरिटी में हाउसेस होते हैं, मतलब इनकी भी कोई एक सीक्वेंस होती है कि किस किस वाले नंबर को कितनी इम्पोर्टेंस पे? बिल्कुल, इसकी अपनी एक स्ट्रेंथ होती है ना, वहाँ मैं आगे चल के बात करूंगा। नहीं, सन को आपने इसलिए लिया कि वो लियो है, इसलिए लिया। हाँ, सन को आपने इसलिए लिया कि वो लियो की उसमें राशि में है। मतलब आपको मतलब समझा नहीं सन मैं। को मेन क्यों लिया, सन सारे क्यों लिया सारे आपने? प्लैनेट्स लेंगे ना श्वेता, सारे एग्जाम्पल प्लैनेट्स के लिए नक्षत्र, सारे हाउसेस का लेंगे या सारे प्लैनेट्स लेंगे, उनके स्टार लॉर्ड कौन है, कौन सा प्लैनेट कौन कौन से हाउसेस को ले रहा है, इस तरह से देखेंगे सारे प्लैनेट्स को। पहले हमने पहले स्टार सन से का स्टार्ट किया, मून किया। का लेंगे, मून का लेंगे, फिर मार्स का, ऐसे। अच्छा, एक एक करके अंकित हम जी, सबको लेंगे। हाँ हाँ, जी, इनका ना होमवर्क दे देना सबको, सब करेंगे। 2-3 कुंडलियां ये दे तो अभी देना, समझ इसी नहीं से आया, आएगा। ये अभी तो समझ नहीं आया क्योंकि मैं फर्स्ट टाइम ही देखा है मैंने एक्चुअली, तो अभी सन इजी को है लिया है ना, श्वेता जी। अभी हम मून को ले लेते हैं, ठीक है, कोई बात नहीं। अब देखिए, सबसे पहला जो रूल था वो क्या था, मून का नक्षत्र लॉर्ड क्या है। अब आप देखिए इधर पे मून का नक्षत्र लॉर्ड, मून का नक्षत्र लॉर्ड क्या है यहाँ पे, कितने डिग्री में है मून, सैटर्न, दिख ही नहीं रहा। दिख नहीं रहा। सेट नहीं स्टार लॉर्ड, अच्छा मैं साइन लॉर्ड जुपिटर है, ले रही थी। जुपिटर, जुपिटर, जुपिटर है। जुपिटर है, जुपिटर। जुपिटर है। तो फर्स्ट रूल क्या था कि जो ग्रह है उसका जो नक्षत्र लॉर्ड है वो किस घर में बैठा हुआ है, सीधा। तो 8th यहाँ पे हाउस। मून का देखिए कि मून का नक्षत्र लॉर्ड कौन है, एनएल, वो है आपका जुपिटर। जुपिटर और जुपिटर स्टार्ट में कहाँ बैठा हुआ है, अब ये केपी बैठा चार्ट कहाँ में पे दिख है, रहा मतलब ये है। हाउस को देखना है, इसलिए आप केपी चार्ट को देखें। जुपिटर बैठा 8th हाउस में ना, हाँ, हाँ पर जी, केपी चार्ट में कहाँ 8th ही नहीं हाउस में दिख रहा। बैठा, 8th हाउस में। सर केपी चार्ट नहीं दिख रहा। अभी दिखाया नहीं है तो देखिएगा कहाँ से, अभी देख लो। दिखाया था अभी आपने, ये रहा। तो जुपिटर यहाँ पे 8th हाउस में बैठा हुआ है, इसलिए हमने 8th हाउस लिख दिया, सिंपल सा। दूसरा रूल क्या था हमारा, हाउस ऑक्यूपाइड बाय द प्लेनेट इटसेल्फ, वो प्लेनेट जो है वो खुद कहाँ बैठा हुआ है, मतलब मून। मून कहाँ बैठा है ना, तो मून कहाँ बैठा हुआ है, चार्ट दिखाइए। 9th हाउस। तो देखिए मून बैठा हुआ है आपके 9th 9th हाउस में। हाउस में बैठा। तो एक आपका आ गया 9th हाउस। इसके बाद तीसरा रूल क्या है, हाउस यॉन्ड बाय द स्टार लॉर्ड ऑफ द प्लेनेट। तो जो प्लेनेट का स्टार लॉर्ड था उसकी कौन सी राशियां हैं, तो जुपिटर मून ना, क्या, और 10th, हाँ, 7th एंड 10th। तो मून की 10th जो एनएल था वो कौन था, वो था आपका जुपिटर। जुपिटर। और जुपिटर की राशियां कौन सी हैं, धनु राशियां और हैं धनु इसकी और 12 जो बैठी है 7th एंड और 10th में। 12। और तो 10 आप में जहाँ राशि बैठा की है वो बात खुद। कर रहे हैं, तो आप राशि चार्ट देखें अब इधर आके। तो एक पड़ रही है इसमें हाउस नंबर 7 में और दूसरी हाउस में 10 में। 10 में। तो आपके पास आ गया 7 एंड 10। अब लास्ट रूल क्या है, हाउस इज ओन्ड बाय द प्लेनेट इटसेल्फ। जो प्लेनेट है ना, जो प्लेनेट है मतलब मून प्लेनेट है, तो मून की खुद की कौन सी राशि है, घर 4 नंबर राशि। 4 नंबर की राशि मून जो की 2nd हाउस में। राशि कौन सी है, 4 नंबर की राशि है। 4 नंबर राशि है, हाँ। और ये राशि कहाँ पर आ रही और है, 4 ये आ रही है 2 आपकी सेकंड हाउस सेकेंड में हाउस बैठे हैं। में। खुशी जी आप हो क्लास में, किससे पूछ रहे हैं सर? खुशी हर्ष मित्तल जी से पूछ रहे हैं हम। रुचि जी क्लास में तो हैं, सब गायब ही हैं।
तो अब यहाँ पे जब टोटल देखेंगे तो क्या कौन कौन से हाउसेज आ गए? 8th, 9th, 7, 7 10 and 2. and 2 की आ गए। 8, 9, 7, 10 and 2। अभी 12 क्यों नहीं लिया आपने? हाँ 12 भी आ रहा था ना उसमें। नहीं 12 कहाँ आ रहा है? 12वीं राशि है ना, वो 10वें घर में है। 12 कैसे आएगा श्वेता जी? आपने उसमें लिखा है, वही पढ़ रहे 12 थे। इसलिए आएगा ना श्वेता जी, क्योंकि जुपिटर जो है वो मून का सब लॉर्ड है, ठीक है ओके। है ना। और जुपिटर की राशियां होती है 9 और 12। हाँ 12th राशि होती है पाइसेस, तो इसलिए 12 आ गया और 9 नंबर आ गया, क्योंकि 9th राशि होती है आई थिंक स्कॉर्पियो के बाद कौन सी आती है, जो भी स्कॉर्पियो के बाद राशि आती है सैजिटेरियस। सैजिटेरियस और पाइसेस जो होती है वो जुपिटर की राशि होती है 9 और 12, इसलिए आ गया वो यहाँ। ओके। लेकिन जब हम टोटल करते हैं तब उसमें नहीं आएगा। श्वेता जी ये सिर्फ राशि आएगा तो है, सही। राशि प्लेस कहाँ है वो घर लेना है। ओके ओके। अभी और चलते हैं आगे। एको होने लग गया कि सबको हो रहा है, मेरे को ही आ रहा है, आ रहा है, एको हो रहा है। सबको हो रहा है। सबको ही आ रहा है। टीचमेंट अब 2 घंटे बाद बोलता है भैया क्लास इस तरह की रहने दो अब। इसलिए तो अभी फ्री चल रहा है। सर केपी चार्ट में तो 12 नंबर राशि है ही नहीं। ये मैंने भी पूछा था ना इस टाइम। राशियां हमेशा D1 से देखी जाती है। देखिए दो अब हम चीजें लेते हैं केपी से देख, मरकरी को। मरकरी को देखो आप तो और क्लियर होगा। सबसे पहले मरकरी का जो केतु नक्षत्र लॉर्ड है, आपने 2 आईडी से लॉगिन किया हुआ है ना, इसलिए हम किसी आ रहा है एको। क्या है? केतु है। अभी केतु वाला नहीं लेते यार, केतु का थोड़ा फंडामेंटल अलग है, इसको छोड़ो, अभी केतु को छोड़ते हैं। सैटर्न को ले लो, मार्स को इसका लेते हैं। मर्क्यूरी है। सन मार्स को देखिए आप। मार्स का जो एनएल है वो है सन। फर्स्ट रूल क्या था? किसी को रूल वगैरह याद हुए अभी? अभी नहीं हुआ। जी सर, हो सर गए। बैठे ग्रह का नक्षत्र जो भी हाउस प्लेनेट का जो नक्षत्र लॉर्ड है वो नक्षत्र लॉर्ड कहाँ बैठा हुआ है ना? जो प्लेनेट है और उस प्लेनेट का जो नक्षत्र लॉर्ड है वो कहाँ किस हाउस में बैठा हुआ है? 6 हाउस। 6th हाउस। तो यहाँ 6th हाउस में बैठा हुआ है सन। इसके बाद दूसरा रूल क्या है? प्लैनेट की खुद की प्लैनेट पोजीशन, हाउस खुद ऑक्यूपाइड बाय द बैठा हुआ प्लैनेट। तो प्लेनेट कहाँ बैठा हुआ है? 7th हाउस। 7th। मार्स बेटा 7th में। तीसरा रूल क्या है? हाउस ओन्ड बाय स्टार लॉर्ड। स्टार लॉर्ड है, उसकी राशियां कहाँ हैं? सन की 11 एक ही की राशि। सन की राशि कौन थर्ड सी है? हाउस। और
सन की राशि कहाँ पर है? थर्ड हाउस में है। और जो ग्रह है उसकी भी राशियां कहाँ पर हैं? 11th house and 11th and 6th, हाँ। मार्स की राशि होती है 1 and 8। ये कहाँ पर है? 11th में 6 में। 11th हाउस में एंड 6th हाउस में। तो टोटल कितना आ गया आपके पास? हाउस आ गया, 6, 7th आ 7, गया, 3, 11। ये आ गया, 11 आ गया। 6, 7, 3 एंड 11। ठीक है। नेक्स्ट प्लैनेट देखते हैं अब हम। अब मैं नहीं बताऊंगा, आप ही लोग बताओगे। सबसे पहले बताएंगे सविता जी, इनको ही नहीं आया अभी समझ में। हाँ सविता जी, क्या रूल है सबसे हाँ पहले? जी, प्लैनेट की जो क्या कहते हैं, जो ये रूल लिखा है, अगर देख जिस लो। जिस हाउस ऑक्युपाइड बाय स्टार लॉर्ड ऑफ द प्लैनेट, तो जो प्लैनेट जिस उसका जो स्टार लॉर्ड, जो उसका मतलब जो उसका नक्षत्र लॉर्ड जहाँ बैठा हुआ, वो हाउस। ठीक है, तो यहाँ पे प्लैनेट कौन सा लिया है हमने? हमने मून, सैटर्न। शनि लिया है ना। तो शनि का नक्षत्र लॉर्ड देखेंगे या क्या देखेंगे? शनि का नक्षत्र लॉर्ड देखेंगे। शनि का। तो देखिए इधर यहाँ पे पे क्या है है शनि का। मरकरी। शनि का है, एक मिनट, शनि का नक्षत्र लॉर्ड ये है मरकरी। मरकरी 6 और 1 की राशि में, जो जहाँ जो राशियां जिस हाउस में बैठी हैं। वहां मत देखो, वो सब गलत सलत लिखा है। ठीक है। अच्छा, तो आप देखें कि शनि का नक्षत्र लॉर्ड कौन है? मरकरी। और रूल क्या मरकरी है? रूल क्या वो है? प्लैनेट जिस मतलब जिस हाउस में बैठा हुआ उसका लॉर्ड। तो मरकरी कहाँ बैठा हुआ है? देखो केपी चार्ट में। ये मरकरी है। 6th हाउस में है। ठीक है, तो यहाँ क्या लिख दें? बताओ क्या लिखें इधर? मरकरी इज इन 6th हाउस, तो वो जो राशि उसके जिस हाउस में बैठी हुई है, वो ग्रह जिस घर में बैठा हुआ है वो लिखना है अभी, बस और कुछ नहीं लिखना। तो 6th फिर वो हाउस। 6th हाउस में है। हाँ, ठीक है। इसके बाद दूसरा रूल बताइए क्या है? दूसरे है हाउस ऑक्युपाइड बाय प्लैनेट इटसेल्फ, यानी वही 6th, हाउस वो भी 6th हो ऑक्यूपाइड गया। बाय द प्लेनेट इटसेल्फ। हाउस ऑक्यूपाइड बाय द प्लेनेट इटसेल्फ। प्लेनेट प्लैनेट कौन सा है प्लैनेट हमारा? शनि, शनि 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 हाँ, सैटर्न। शनि कहाँ बैठा हुआ है? सैटर्न इज इन 10th। सैटर्न इज इन 10th हाउस। इसके बाद तीसरा रूल क्या है? तीसरा रूल है हाउस इज ओन्ड बाय स्टार लॉर्ड ऑफ द प्लैनेट। स्टार लॉर्ड यानी वही नक्षत्र लॉर्ड। हाँ। तो हाउस इज ओन्ड बाय स्टार लॉर्ड ऑफ प्लैनेट। प्लैनेट इसका शनि है, शनि का जो नक्षत्र लॉर्ड है, अगेन दैट इज मरकरी। ठीक है। तो वो किस हाउस में बैठा है? मरकरी इज इन 6th हाउस। किस हाउस में नहीं बैठा, उसकी राशियां कहाँ बैठी? हाउस वन का मतलब है उसकी राशियां। ठीक है। उसकी प्लेनेट की जो राशियां 6 और राशियां हैं 1 वो में, कहाँ बैठी? मरकरी की 6 और 1 राशियां जहाँ बैठी 1 हैं। और 4 में बैठी हैं। है ना। तो मरकरी की राशि देखिए अब आप राशि चार्ट में कौन सी थी? 3 और 6। मरकरी 3 तो और वो 6 बैठी हैं फर्स्ट हाउस और सॉरी 3rd हाउस और क्या कहते हैं 5th हाउस।
वाह, अरे भैया जी, फर्स्ट एंड फोर्थ में नहीं है मरकरी की राशियां? नहीं नहीं, वो हाउस नहीं है ना। ये इसकी राशियां हैं। अब आप देखो इनकी हाँ, राशियां यहाँ राशियां राशि चार्ट थर्ड में और कहाँ सिक्स हाउस में बैठी हैं। थर्ड और कहाँ बैठी फर्स्ट है? सिक्स में, फर्स्ट में थर्ड और और फोर्थ सिक्स में में, बैठी है। फर्स्ट थर्ड एंड और सिक्स फोर्थ में में बैठी है। है ना। फर्स्ट एंड फोर्थ में ये बैठी हैं। नहीं, फर्स्ट एंड फोर में बैठी है ना फर्स्ट ये। और फोर्थ, 1 और 4। तो वो फर्स्ट तीसरी और हाउस थोड़ी छठी तो है। राशियां हैं, घर तो वो उसके तो पहले और राशि चौथे में नंबर है। है, वो हाउस थोड़ी है। तो राशि नंबर थोड़े बताना है, हाउस नंबर बताना है ना कि कौन से घर में बैठी है वो। हाँ, तो वो तो थर्ड हाउस है। एग्जैक्टली। ना जी, ये थर्ड पहला और घर है 3 ना। नंबर राशि फर्स्ट हाउस में बैठी है, 3 नंबर राशि फर्स्ट हाउस में बैठी है, और और 4 6 नंबर, जो 6 नंबर राशि है वो 4 फोर्थ हाउस में बैठी है। फोर्थ हाउस तो में बैठी इसीलिए है। 4, 1 और 4 हो गया। राइट। एक मिनट, वो शीट दिखाना एक मिनट प्लीज। ये फर्स्ट हाउस होता है जिसमें 3 नंबर राशि है। नहीं, ये फर्स्ट हाउस नहीं है। लगन। अरे अच्छा, बाप रे, लगन। अरे लगन में 3 नंबर राशि है ना। नहीं नहीं, मैंने क्या मैंने उसको कुछ वो हाउस वहां से कंसिडर कर लिया था। ठीक है। क्या श्वेता जी, बेइज्जती कराओगे क्या नहीं मेरी? नहीं, मैं वो नहीं कह रही, मैं कुछ और बोल रही। मैं लगन उसका लगन वहां से नहीं स्टार्ट कर रही थी ना, इसलिए देखा था। ये लगन। 11th हाउस में स्टार्ट कर। हाँ, अब आप देखिए फोर्थ रूल क्या है। फोर्थ रूल है हाउस जॉइंड बाय द प्लेनेट इटसेल्फ। तो प्लेनेट की राशियां कहाँ पर हैं? तो प्लेनेट कौन सा है? शनि है। शनि की राशि है। शनि की राशि कौन सी होती है? 10 नंबर की और 11 10, नंबर की। 11। की। अब ये कहाँ पर है? देखो आप। 10 और 11, एक मिनट। 10, 11 है 10th 8th और 10th 9th हाउस हाउस, में। 8वें हाँ, और 9वें घर में। 8th और 9th हाउस में है दोनों। अच्छा, 8th आप हाउस में उधर 10 देख रहे हो, नंबर मैं इस राशि है, चार्ट को 9th हाउस केपी में चार्ट 11 को देख रही नंबर हूँ, तभी राशि है। प्रॉब्लम हो रही है। आई एम सीइंग द केपी चार्ट, दैट इज व्हाई आई गॉट कंफ्यूज्ड। For ओके, Rashi, you have to see D1 chart. D1 chart only, that is why I Yes. got confused. I was seeing the KP chart। तो एक तो आ गया आपका 8th हाउस, दूसरा आ गया आपका 9th हाउस। 9th हाउस। ठीक है। और तो टोटल आप देखोगे तो क्या क्या आ गया? 6, 11, 6, 7, 1, 1, 4, 4, 8 एंड 8। 9, सारी चीजें आ गई। 6, 11, 1, 4, 8 एंड 9। इसमें किसी को अभी कंफ्यूजन है? और अंशु जी, टोटल में कैसे लेते हैं वो मुझे थोड़ा कंफ्यूजन है। टोटल कैसे लेते हो आप? टोटल का मतलब है कि जो फर्स्ट स्टेप था, फर्स्ट स्टेप में देखिए क्या आया था हमारा पॉइंट, हाउस नंबर 6 आया था तो हमने 6 लिख दिया। फिर सेकेंड स्टेप में हाउस नंबर 11 आया तो 11 लिख दिया। फिर थर्ड स्टेप में क्या आया, 1 एंड 4 आया 1 तो 1 4। एंड 4 लिख दिया। फिर फोर्थ लास्ट स्टेप में हमारा 8 9 आया तो फिर 8 9 लिख दिया। तो टोटल मिला के 6, 11, 1, 4, 8, 9 हो गया। ठीक है। ठीक है, अब बात करते हैं एक एक से। आजकल अंशु जी बहुत जल्दी भग रहे हैं। बताइए रुचि जी, क्लास में हो आप? रुचि जी नहीं है। और ये सर निशा जी? नहीं, क्लास में ही हूँ। वो फिर म्यूट पे ना बार बार वो क्लिक करना पड़ता है, इसलिए टाइम लग जाता है। क्लास में ही हूँ। अच्छा, तो ये आपको समझ में आ गया? हाँ। देखो मैं आपको एक चीज बहुत अच्छे से बता रहा हूँ कि कोई भी सॉफ्टवेयर हो, कोई भी सॉफ्टवेयर, बड़े से बड़ा सॉफ्टवेयर हो, हम्म। ठीक है, वो हम्म। इस चीज में ना गलती कर देता है। ठीक है, चाहे वो होरा सॉफ्ट हो, चाहे वो ट्रू सॉफ्टवेयर हो, चाहे कोई भी सॉफ्टवेयर हो, वो इस चीज में गलती कर देता है। जब आप सिग्निफिकेटर्स निकालते हो, आप देखोगे कि राहु केतु का कोई भी सॉफ्टवेयर सिग्निफिकेटर्स नहीं निकाल सकता।
हाँ नहीं आता है। तो फिर प्रेडिक्शन तो वैसे ही गलत हो कोई भी जाएगी। भैया, इसलिए तो मैनुअली सिखा रहे हैं। इसलिए मैनुअली सिखा रहे हैं कि आपको जब भी केपी चार्ट देखते हैं ना, तो उसमें आपको मैनुअली खासकर सिग्निफिकेटर्स मैनुअली निकाल के देख लेना है एक बार। ठीक है, और इसलिए मैंने अभी केवल सिंपल सिंपल चीजों को बताया। राहु केतु का तो अभी बताया नहीं। राहु केतु में थोड़े स्टेप्स और ऐड होते हैं उसमें, और उसको थोड़ा समझना भी थोड़ा कठिन होता है। तो अभी आपने ये थोड़ा ना बताया कि राहु केतु के सिग्निफिकेटर कैसे निकालने हैं। हाँ, वो मैंने नहीं बताया, बट आपको जो मैंने अभी हाँ बताया वो सब क्लियर हो गया? हाँ वो हो गया। पक्का? पूछें ये कुछ? क्लियर नहीं हो रहा केपी में क्या देखना है और राशि चार्ट में क्या देखना है, उसमें कंफ्यूजन है। वो इसलिए नहीं हो रहा है क्योंकि आप क्लास में लेट आए हो। लेट आई थी। सिंपल से सीधा सा ये है कि केपी चार्ट आपके कस्प का चार्ट है, मतलब हाउसेस का चार्ट है। तो आपको कोई भी ग्रह की जो पोजीशन होती है कि वो किस घर में बैठा हुआ है, किस हाउस में बैठा हुआ है, किस कस्प में बैठा हुआ है, ये चीज आप केपी चार्ट से देखेंगे। और राशि चार्ट आपको ये बताता है कि कोई भी ग्रह किस राशि में गति कर रहा है, किस राशि में वो है, वो आप राशि चार्ट से देखोगे। बस ओके। इतनी सी बात है। अब आप देखिए, नेक्स्ट प्लेनेट हम वीनस को लेते हैं। ठीक है, वीनस को। तो सबसे पहला रूल किसी को याद हुआ? अभी 4 ही तो रूल थे, सबको याद हो गए होंगे। वीनस सन के नक्षत्र लॉर्ड नक्षत्र। किस हाउस में बैठे? वीनस का नक्षत्र लॉर्ड कौन है? सन। कौन है यहाँ पे? सन। सन। और सन बैठा कहाँ पर है? तो सन देखिए कहाँ सन बैठा है, 6th हाउस सिक्स में हाउस बैठा में है। हुआ है। मुझे स्क्रीन नहीं दिख रही है। सबको दिख रही है? कल से ना गूगल जूम में करते हैं क्लास। उसमें एक हाँ, वो एक चीज बेटर का बड़ा रहती है। फायदा है। उसमें एक फायदा जरूर है कि जैसे ही 40 मिनट के बाद सब बंद हो जाता है ना उसमें कार्यक्रम, तो वापस से फिर से लॉगिन करना पड़ता है। तो वो उसी लिंक से लॉग इन कर लो। वो आपके एक्टिव नेक्स्ट को बताता है कि आप क्लास में कितने एक्टिव हो। समझे? बात ये है। पता चल जाएगी सर कौन कौन एक्टिव है। हाँ, तो देखिए वीनस का जो नक्षत्र लॉर्ड है वो सन है, 6th हाउस में बैठा हुआ है। इसके बाद आप देखिए कि वीनस का जो दूसरा रूल क्या है? सन की राशि कौन कौन सी है? सन की राशियां नहीं, वीनस वीनस। खुद कहाँ बैठे? सेवंथ हाउस तो में। वीनस यहाँ पर बैठा हुआ है 7th हाउस में, तो एक पॉइंट आ गया 7th। देख। इसके बाद अब फिर से वीनस का नक्षत्र लॉर्ड सन है और सन की राशियां कहाँ पर हैं? ठीक है, सन की राशियां कहाँ पर हैं? हाँ ठीक है, तो सन की राशि देखिए आप 5 नंबर की होती है। वो कहाँ पर है? यहाँ पे 3rd हाउस में है। यहाँ पे 3rd आ गया। इसके बाद जो लॉर्ड है, लॉर्ड कौन है? वीनस। तो वीनस की राशि कहाँ पर है? वीनस की राशि कौन सी होती है? 2 and 7। ये कहाँ पर है 2 and 7 नंबर की? ये है आपकी 5th हाउस और 12th हाउस में। तो आपके पास टोटल नंबर कितने आ गए? आपका आ गया 6th, 7, 3, 5 and 12। ठीक है, ये इतना क्लियर है सभी को अब? यस। ठीक है,
तो यदि मैं आपको कोई एग्जांपल देता हूँ या फिर आप अपने चार्ट में निकाल कर लाते हो तो निकाल पाओगे? अब केवल राहु और केतु को छोड़ के अभी। जी सर। हाँ जी सर, करके लाएंगे। यहाँ पे डॉट वगैरह तो वो एस्ट्रोसेज की कुंडली में मिल जाएगा क्या कि किसका कौन नक्षत्र लॉर्ड है? सब मिल जाएगा। हाँ जी, मिल जाता है एस्ट्रोसेज में, बिल्कुल है। मैंने जो आपको ज्योतिष ऐप डाउनलोड करवाया है उसी में आप देख हाँ लें, जी, ओके उसमें सब ओके, मिल फाइन जाएगा। फाइन। बस वहां तो से बस अपना आप लोग चार्ट को ये निकाल के सिग्निफिकेटर्स निकाल के नहीं लाना है, ठीक है? या आपने वहां से सिग्निफिकेटर्स कॉपी करे और वापस हमें भेज दिए। नहीं तो क्या निकालना, क्या ऐसे ही तो निकालना है ना कि कौन नक्षत्र लॉर्ड है, कौन से घर में बैठा है, क्या है? हाँ, बस ये मैनुअली निकाल के लाना है बस। हाँ, मैनुअली हाउस निकाल लेंगे सिग्निफिकेटर उसको तो। निकाल दिया हमने। अच्छा सर, अभी और कराएंगे आप कुछ आज? बस यही रहेगा ना? हाँ जी, बस यही रहेगा ना आज? हम हाउस सिग्निफिकेटर ही करेंगे ना आज? हाँ हाँ हाँ, प्लेनेट सिग्निफिकेटर्स ही करेंगे बस। ठीक है सर। अब सर मैं, देखिए, मेरे को ना एग्जिट में जा रही हूँ क्लास से। थैंक यू। अच्छा अच्छा, ठीक है। अब देखिए, हम राहु केतु की बात करते हैं आपसे कि राहु केतु का मैं अभी सेपरेशंस नहीं बता रहा हूँ, बट अभी मैं जो बता रहा हूँ वो सिंपल सा है कि अब नेक्स्ट प्लेनेट हमारे पास कौन सा है? नेक्स्ट प्लेनेट है हमारे पास मरकरी, ठीक है? मरकरी है, देखिए। अब फर्स्ट जो रूल था वो क्या था? किसके नक्षत्र में है? केतु, है ना? केतु के नक्षत्र। हाँ, फर्स्ट जो रूल है वो मरकरी का नक्षत्र लॉर्ड कौन है? केतु। केतु। और केतु केतु देखना है कि आपको बैठा कहाँ पर है। 9th हाउस में। तो केतु बैठा है आपके 9th हाउस में, सिंपल। सेकेंड स्टेप आप देखिए कि जो मरकरी है ना, वो खुद कहाँ बैठा हुआ है? जो मरकरी है वो खुद कहाँ बैठा हुआ है? तो वो बैठा हुआ है हाउस 6th में। हाउस में। थर्ड रूल जो था वो था कि जो केतु है, जो उसका नक्षत्र लॉर्ड है, अब केतु की यहाँ पे कोई राशियां नहीं होती है है क्या? ना। केतु की और राहु की कोई राशियां नहीं होती हैं। तो यहाँ पर जो थर्ड स्टेप है वो अलाउ नहीं होगा। जो थर्ड स्टेप है वो अलाउ नहीं हो पाएगा क्योंकि उसकी राशि ही नहीं होती ना। तो यहाँ ब्लैंक रहेगा। हाँ जी, ब्लैंक रहेगा। इसके बाद फोर्थ स्टेप आप देखिए कि फोर्थ स्टेप में क्या है कि मरकरी की जो राशियां हैं वो कहाँ पर हैं? राशि तो पहले और मरकरी चौथे घर में। की राशियां जो हैं वो हैं फर्स्ट एंड फोर्थ में, है ना? तो टोटल हमारे पास कितने पॉइंट्स आ गए? टोटल आ गया हमारे पास 9 9, 6, 9614। 1 एंड 4। बस इतना हो जाएगा हमारा मरकरी का, ठीक है? इतना है बस, और कुछ नहीं है मरकरी का। अभी इतना क्लियर है? हाँ जी। ठीक है। थोड़ा सा आएगा। तो देखिए, आज की क्लास को इतना ही करते हैं। कल मैं आपको एक तो ये बताऊंगा कि राहु केतु का कैसे देखते हैं, और फिर मैं कल कैलकुलेशंस पार्ट बताऊंगा कि कैसे सब लॉर्ड, स्टार लॉर्ड डिसाइड होते हैं, कैसे कस्पल चार्ट बनता है। कल सारा कैलकुलेशंस पार्ट रहेगा। तो एक जुपिटर बच गया है, उसको भी कर लेते हैं। कर लेते हैं, क्या है? बताइए, फर्स्ट रूल बताइए क्या है? जुपिटर का नक्षत्र लॉर्ड। का नक्षत्र लॉर्ड कौन सा है जुपिटर का? मार्स है मार्स।
तो मार्स देखिए कहाँ बैठा हुआ है, 7th हाउस में इधर, तो 7th आ गया। इसके बाद उसके बाद जुपिटर कहाँ बैठा है? मैडम जी को सब याद हो गया है। यही एक उषा चीज जी को याद आज हुई और कुछ नहीं? उषा जी को आज सब याद हो गया अच्छे से। जुपिटर कहाँ बैठा बस हुआ इतना है? ही याद हुआ और कुछ नहीं है, पीछे का सब ब्लैंक हो गया। जुपिटर है 8th हाउस में। थर्ड स्टेप आप देखिए कि थर्ड स्टेप क्या था, जो आपका मार्स था, मार्स की राशियां कहाँ कहाँ हैं? मार्च की राशि। तो मार्स की राशियां कहाँ कहाँ हैं? देखिए यहाँ पे एक तो है आपके 6th हाउस में, दूसरा है 11th हाउस में। ये जो मार्स है उसकी राशियां एक तो 6th हाउस में है, दूसरा 1st हाउस 11th में। इसके बाद जुपिटर की राशियां कहाँ कहाँ पर हैं? जुपिटर की राशियां कहाँ पर हैं? एक तो है 7th में, दूसरा है 10th में। तो टोटल कितने हो गए? टोटल 7, 8, 6th, 11th और 10। निशा जी आपको समझ में आ रहा है? निशा जी क्या बात है, आधी क्लास भग गई है आज तो। निर्मला जी आप हो क्लास में? हाँ जी। कुछ बोल नहीं रहे आज। मैं अंशु जी को इसलिए बार बार पूछता था। अंशु जी देखो बहुत जल्दी आजकल बहुत भाग रहे हैं, जब से ज्यादा बच्चे ऐड हो गए। पहले मैं इसलिए आते ही साथ उनसे पूछता कि अंशु जी बताओ क्या पढ़ाया। मुझे पता था कि भागने वालों में से हैं। क्लास दी कि भागो जल्दी। तो सभी को क्लियर है? निशा जी और कौन कौन है क्लास में? गायत्री जी, निशा जी, सीमा क्लियर जी, है। सीमा जी, श्वेता जी, वनीता जी, उषा जी, निशा जी। क्लियर है सर मुझे तो। सीमा जी आप कल शायद नहीं आ पाए थे ना? नमस्कार सर। हाँ हाँ जी सर, कल मैंने क्लास अटेंड नहीं करी थी, आज आज ही करी है। तो अच्छा। क्लियर है, लेकिन हाँ थोड़ा प्रैक्टिस करना पड़ेगा। मैं थोड़ा पीछे हूँ एस्ट्रोलॉजी में। अच्छा अच्छा। एस्ट्रोलॉजी में आपको क्या क्या आता है? नहीं, यही केपी करा है मैंने, वैदिक तो करा हुआ नहीं है। अच्छा सिर्फ केपी ही करा है। तो केपी से मतलब स्टार्ट सीखने शुरू करी है एस्ट्रोलॉजी, और थोड़ा लाल किताब पहले करा था किसी से थोड़ा सा, तो उससे थोड़ा आइडिया थे, मतलब ये हाउसेस के बारे में और राशि के बारे में। तो अच्छा। बहुत ज्यादा प्रैक्टिस उस पर नहीं है मेरी, इसलिए मुझे थोड़ा सा प्रैक्टिस थोड़ा ज्यादा करना पड़ेगा। देखिए प्रैक्टिस सबको ही करना पड़ता है, चाहे उसने कुछ भी किया हो और वो चाहे कोई भी विधा हो। बस ये बात एक अलग है कि आप लोगों ने एडवांस पहले कर लिया है। हाँ जी हाँ जी। बात केवल इतनी सी और कुछ नहीं है। हाँ हाँ ठीक है। हाँ। अपने केपी जिन दायरों को लेकर चलता है, तो जितना आप केपी सीखोगे तो आपको केपी उतना बता सकता है। ठीक है। बट इसके हाँ जी। केपी के अलावा भी बहुत सारी चीजें हैं कि जहाँ केपी मार खा जाती है, वहां पर केपी कवर नहीं करती। तो उसके लिए आपको घूम फिर के आना वैदिक में ही पड़ता है। इसलिए अच्छा। कहते हैं कि भाई पहले वैदिक सीखो, देन उसके बाद केपी। केपी क्या है? केपी क्या है? केपी आपको चमक लाने के काम है। आपकी जो प्रेडिक्शन है ना, वो आपको हाँ हाँ हाँ। चमकाती है। आपकी प्रेडिक्शन में सहूलियत आ जाती है, मदद आपको मिलती है। हाँ बस जी हाँ जी। इससे ज्यादा और केपी कुछ नहीं है। सर इसके हाँ बाद हाँ वैदिक, हाँ इसके बाद वैदिक सिखाना।
ये दो वैदिक चीजें तो रह क्या गई, है? बाकी सब आता है जी। हाँ, तो वैदिक तो चलता ही है यार, है ना? तो वैदिक तो है ही सिस्टम अपना पूरा, है ना? देखिए केपी के एक्चुअली अपने सर कुछ पहले कॉन्सेप्ट पहले हैं। तो सीखा इसलिए नहीं था कि मतलब ये लगता था कि एस्ट्रोलॉजी तो बहुत मतलब वास्ट सब्जेक्ट है और वो थोड़े से टाइम में आ ही नहीं सकती, यही सोचते थे कि एस्ट्रोलॉजी नहीं कर पाएंगे, लोगों को बहुत सालों साल मतलब प्रैक्टिस करते हैं तब भी प्रिडिक्शन एक्यूरेट नहीं होती है। हाँ हाँ हाँ, तो ये सोच के ही अभी क्या मतलब लगता है? एस्ट्रोलॉजी नहीं, पहले मतलब हाँ रेकी और न्यूमरोलॉजी में ही मतलब मैं कर रही थी अपने प्रैक्टिस। हाँ हाँ, लेकिन अब ये लगता है कि नहीं, इस प्रोफेशन में है तो नॉलेज तो सब चीजों की होनी ही चाहिए, और नॉलेज इतना वास्ट मतलब इतनी इतनी ज्यादा चीजें सीखने के लिए है, तो उसके लिए तो पता नहीं कितने जन्म लग जाएंगे कि आप सीखते ही रहोगे। देखिए एक बात मैं आपको बता देता हूँ कि आपको ग्रामर सीखने के लिए ना टाइम नहीं लगता, किसी भी चीज़ की ग्रामर सीखने का ये जो आपको टाइमिंग है ना वो नहीं लगता, लेकिन वहाँ से प्रेडिक्शन करने के लिए टाइम लगता है। मतलब हाँ जी, जो हाँ मेरे जी, राव साहब तो कहते हैं कि आप एक जन्म में एस्ट्रोलॉजर बन ही नहीं सकते। हाँ जी, एस्ट्रोलॉजर वही जो मैंने बनने की जो बोला। प्रोसेस है ना, एस्ट्रोलॉजर जो बनने की हाँ जो हाँ, प्रोसेस है ना, ये आपके पूर्व जन्मों से डिसाइड होती है, ठीक है? हाँ जी, हाँ जी, ये आपके पूर्व जन्मों से डिसाइड होती है कि कैसे आप एस्ट्रोलॉजर बनते हैं। बिल्कुल तो बिल्कुल सर। आप यदि पिछले जन्म में, यदि आप इस जन्म में इस एस्ट्रोलॉजी में आए हो ना, इसका मतलब ये यात्रा पिछले जन्म में भी कहीं ना कहीं थी, तभी आप इस जन्म में आए हो। हाँ जी सर। और फिर ये यात्रा कहाँ तक चलेगी अभी इसका कोई अंत नहीं है। अंत नहीं है, सही बात है। मतलब वो ही लगता है कि मतलब मेरे को इतनी इच्छा है ना, मतलब बहुत कुछ सीखने की, तो यही लगता है कि नहीं, शायद एज वाइज तो हम मतलब बहुत टाइम हम अपना वेस्ट कर चुके हैं और सीखने के लिए बहुत कुछ है। बिल्कुल बिल्कुल, सीखने के लिए भी बहुत कुछ है। और एस्ट्रोलॉजी में देखिए क्या है ना कि एस्ट्रोलॉजी और एस्ट्रोलॉजर जो है, दोनों में काफी हम्म। डिफरेंस है। जो एक ज्योतिष होता है ना, ये ज्योतिष जो है वो भगवान की कृपा से आदमी बनता है। आप हाँ एस्ट्रोलॉजी जी, सीख हाँ तो जी, सकते हो, लेकिन एस्ट्रोलॉजर बनने का काम सबको नहीं मिलता। ये केवल जिसकी कुंडली में अच्छे योग होते हैं और जिस पर भगवत की कृपा होती है, केवल वही बनता है। तो बिल्कुल आगे सही। चल के ना मैं एक रूल बताऊंगा कि ऐसे कौन सा योग होते हैं कि वो योग आपको ये बताते हैं कि आपको लाल किताब करना चाहिए, आपको केपी करना चाहिए, कि आपको क्या करना चाहिए। ये योग भी पहले से डिसाइडेड है कि कौन बंदा अच्छा। केपी में एक्सपर्ट होगा, कौन बंदा न्यूमरोलॉजी में एक्सपर्ट होगा, कौन बंदा अपने रेकी वगैरह में अच्छा होगा। ये योग भी है। हाँ हाँ, तो ये तो आप जरूर बताइए हमें ये ताकि बहुत हमें एक हेल्पफुल है। लाइन, हमें ये पता चल जाए कि हाँ इसमें लेकिन हमें ज्यादा ज्यादा फोकस करना है। हाँ, वो योग होते हैं और ठीक है। हाँ, क्योंकि सबसे इजी तो मुझे रेकी लगा क्योंकि हम्म। ऐसा लगा कि डायरेक्ट कनेक्शन जब एक बार हो गया तो आप सारे सारे प्लैनेट्स को भी आप पीछे कर सकते हो। मतलब जहां तक जो चीज मतलब मेरे साथ हो चुकी है, मैंने अपने बच्चों के साथ देखी है, और जो 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 एस्ट्रोलॉजर्स ने बताया उनके लिए